हेलो, नमस्ते, प्रणाम ऑल एस्पिरेंट, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। सो हम यहाँ पे एनवायरनमेंट का मॉड्यूल देख रहे हैं। इससे पहले हमने लगभग हमारी 8 वीडियो आ चुकी हैं और ये 9 वाला पार्ट होगा हमारा। और जिसमें हम लोग एक्चुअली में इसको यू कैन से दैट 1 आवर के शेड्यूल में ही इसको फिनिश कर रहे हैं, राइट? अच्छा, 1 आवर के शेड्यूल से फिनिश करने से क्या ही बेनिफिट है कि हमारा चाहे हम मेंस की तैयारी कर रहे हों अपनी या फिर सीसैट यू कैन से दैट या फिर हम स्टैटिक पोर्शंस जो भी है वो हमारा डिस्टर्ब नहीं होता और विदाउट डिस्टर्ब ऑफ 3 पार्ट्स हम फिनिश कर लेते हैं पीटी 365 को, ठीक है? इसमें हम लास्ट ईयर के पीवाईक्यू देख रहे हैं प्लस जो अपकमिंग एमसीक्यू होंगे उनके थीम को भी हम यहाँ पे टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? सो हमने कहाँ तक देख लिया था वो थोड़ा-सा मैं आपको पहले बता दूँ कि हमने बायोडायवर्सिटी ये हमारा कंप्लीट हो चुका था, उसके बाद क्लाइमेट चेंज भी हमारा कंप्लीट हो चुका था एंड देन नेक्स्ट की अगर हम बात करेंगे, तो फिर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी हमारा कंप्लीट हो चुका था, डिसास्टर मैनेजमेंट भी हमने देख लिया था, राइट? आगे है हमारे पास ज्योग्राफी। तो अब ये जो पार्ट्स बचा है ना आपके पास, वैसे तो ये पार्ट्स आपको ही रीड करना होता है प्लेसेस एंड न्यूज़, बट फिर भी हम यहाँ पे टैकल करने की कोशिश करेंगे क्या-क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और क्या-क्या नहीं, राइट? सो ज्योग्राफी के ज़्यादा नहीं है, 4-5 पॉइंट हैं जो कि 103 पेज से स्टार्ट होके 109 पेज तक है। थोड़ा वॉइस के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। गला बैठा हुआ है मेरा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे। सो चलिए देखते हैं हम आज ज्योग्राफी में हमारे पास क्या है और हम किस तरीके से टैकल कर रहे हैं। जैसे ये 2011 का क्वेश्चन्स है, ठीक है? तो इसको भी एक्चुअली में हमने यही किया है अपने जितने भी जो भी पार्ट्स हैं एनवायरनमेंट के या पॉलिटी के कह सकते हैं हम या इकोनॉमी। तो ये हमारे पॉलिटी प्लस इकोनॉमी प्लस एनवायरनमेंट ये तीनों ही फिनिश हो गए हमारे, राइट? अच्छा, उसके बाद अगर हम चाहें, मैंने आपसे बोला भी था, अगर मैं चाहूँ तो इसको विदाउट क्वेश्चन करा के मैं आपका 9 या 10 के रेशियो में इसको फिनिश कर सकता हूँ, है ना? 9 से 10 घंटे में, बट ऐसा नहीं है। इससे क्या होता है कि हमारा जो भी न्यू एस्पिरेंट होते हैं उनको ये लगता है कि भाई मेरे को 10 से 15 घंटे की वीडियो लेनी है यूट्यूब से और वन टाइम में इसको लेके बैठ जाना है, फिनिश कर देना है। बट ऐसा नहीं करना होता, ठीक है? क्योंकि सारा कुछ पीटी 365 से नहीं आता, राइट? सो अब हम सीधा टॉपिक पे आते हैं, मुद्दा क्या है हमारा, तो हम उस पे आते हैं। सो बात करते हैं, एक क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर ले रहा हूँ, राइट? उसके बाद हम इसे टैकल करेंगे। सो एल नीनो और ला नीना की बात करते हैं। तो एक्चुअली में ये क्यों न्यूज़ में है, क्या कारण है? तो सबसे पहले हम इनको समझ लेते हैं, ये होते क्या हैं? तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है ना? सॉरी, या सो एल नीना और ला नीना की हम पहले क्लियर कट कर लेते हैं कि एक्चुअली में होता क्या है। सो एल नीना जिसे हम क्रिस्ट चाइल्ड बोलते हैं, यानी कि यीशु का बच्चा, ये क्लाइमेट पैटर्न है जो कि एसोसिएट होता है किससे? वार्मिंग ऑफ द ओशियन सरफेस टेम्परेचर, ठीक है? किस रीजन में? सेंट्रल एंड ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशियंस में, राइट? अच्छा, इससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? तो इससे आप कह सकते हो रेनफॉल, है ना? कहाँ पे? इंडिया में ड्यूरिंग मानसून, राइट? और ये रेनफॉल भी लाता है साउथ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका एंड यू कैन सी दैट ड्रॉट लाएगा कहाँ पे? इंडोनेशिया एंड ऑस्ट्रेलिया में। कौन? एल नीनो। तो आप देख रहे हैं कि एक ये वेदर पैटर्न है जिसके थ्रू क्या होता है, या क्लाइमेट पैटर्न कह सकते हैं आप, जिसके थ्रू क्या होता है, इंडिया में बारिश भी होती है एंड साउथ अमेरिका में भी बारिश होती है एंड यू कैन सी दैट ड्रॉट होता है इंडोनेशिया एंड ऑस्ट्रेलिया में। क्लियर कट है? तो कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, थोड़ा-थोड़ा समझना है हमें। ला नीना की अगर हम बात करते हैं तो ये एक लिटिल गर्ल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है? टू द पीरियोडिक कूलिंग ऑफ द ओशियन सरफेस टेम्परेचर, तो वो वार्म की बात कर रहा था, ये कूलिंग की बात कर रहा है। क्लियर कट है? कहाँ पर? सेंट्रल एंड ईस्ट सेंट्रल इक्वेटोरियल पैसिफिक में। तो आपको ये थोड़ी-सी लोकेशन ज़रूर देख लेनी है। इसकी जो है वो ईस्ट सेंट्रल इक्वेटोरियल पैसिफिक है एंड देन इसकी जो है सेंट्रल एंड ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशियन है। क्लियर है? अच्छा, अब ला नीना से क्या इम्पैक्ट पड़ता है? तो आप कह सकते हो कि ये अपोज़िट इफ़ेक्ट होता है एल नीनो का, ये बात तो हम जानते ही हैं। क्योंकि वो वार्म की बात कर रहा है, तो ये कूल की बात कर रहा है। इससे क्या होता है? स्ट्रॉन्ग मानसून आता है एंड अबव एवरेज रेन्स होती है एंड जो विंटर होती है, वो भी मोर देन कोल्डर होती है। क्लियर कट है? अच्छा, अब थोड़ा-सा हम बात करते हैं न्यूज़ में क्यों है। तो अभी नेशनल ओशियन एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, यू कैन सी दैट एनओएए, ये एक यूएस की बॉडी है, उसने अनाउंस करा है कि एल नीना जो कंडीशंस हैं, वो प्रिवेलिंग कर रही है सिंस मिड 2023 से। ये एंडेड हुआ है, वर रिप्लेस, अभी इसको किससे रिप्लेस कर रहे हैं हम? एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन यानी कि ईएनएसओ न्यूट्रल फेज के द्वारा। क्लियर कट है? अच्छा, अब बात करते हैं ईएनएसओ, तो ये एक्चुअली में है क्या? तो ये रिकरिंग मतलब बार-बार होने वाला क्लाइमेट पैटर्न है, ठीक है? इसमें यू कैन सी दैट टेम्परेचर का चेंज इन्वॉल्व रहता है, ठीक है? कहाँ पर? वाटर इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशियंस में, ठीक है? और ये एक इर्रेगुलर साइकिल है, रेगुलर नहीं, इर्रेगुलर, ठीक है? और 2 से 7 ईयर तक के लिए। एल नीनो की बात करेंगे तो ये वार्म फेज है, ला नीनो की बात करेंगे तो ये कोल्ड फेज है एंड एक्सट्रीम फेज ऑफ द ईएनएसओ साइकिल। तो आप कह सकते हो कि अब एक तो वार्म हो गया, एक कोल्ड हो गया और जो एक्सट्रीम फेज होगा ईएनएसओ, ठीक है? जिसे हम बोलते हैं, यू कैन सी दैट एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन, राइट? ये भी 2 फेज़ के बीच में होता है, इसे यू कैन से दैट थर्ड फेज़ भी कह सकते हैं आप इस तरीके से, ठीक है? और ये एक न्यूट्रल फेज़ है, ट्रॉपिकल पैसिफिक टेम्परेचर में, जो कि यू कैन से दैट जनरली क्लोज़ होता है एट ए एवरेज, राइट? अच्छा, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन्स पे। क्वेश्चन क्या है? देखिए, हालाँकि ज्योग्राफी में एनसीईआरटी में आप देखेंगे तो इसका क्वेश्चन्स मैं आपको बता दूँ, ये क्वेश्चन्स आपका राइट 2011 में क्वेश्चन्स बना है, ठीक है? तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे टैकल करते हैं। ठीक।
तो देखिए ये तो वो मानचित्र दिया है जो हमने एनसीईआरटी में देखा होगा कि किस तरीके से साउथ पैसिफिक ओशन से जो विंड चलती हैं और साउथ इक्वेटोरियल पर जाती हैं, ठीक है? इधर हमारा पैसिफिक पड़ जाता है, तो इसकी वजह से ये हमारा प्यारा भारत रहा। तो यहाँ पे क्या आता है? मानसून आता है, ठीक है ना? तो ये चीज़ें थोड़ी-थोड़ी देख लेनी है हमें। आगे बात करते हैं। इसको मैं थोड़ा छोटा कर ले रहा हूँ, तो और क्लियर दिख जाएगा, राइट। ला नीना इज़ सस्पेक्टेड टू हैव केस्ड रिसेंट फ्लड इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है? हाउ इज़ ला नीना डिफरेंट फ्रॉम एल नीनो? तो हमने अभी पढ़ा था कि दोनों में अंतर क्या है। अब ये देखिए 2011 में क्वेश्चन पूछा गया, बट उसके बाद क्वेश्चन फिर नहीं बने इस बेस पे। सो बात करते हैं, ला नीना इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय अनयूजुअली कोल्ड ओशियन टेम्परेचर, थोड़ा बड़ा कर ले रहा हूँ, राइट? टेम्परेचर इन इक्वेटोरियल इंडियन ओशियन, जहाँ पे एल नीनो इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय अनयूजुअली वार्म ओशियन टेम्परेचर इन द इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशियंस। अब देखिए इसने ना क्या करा यहाँ पे दोनों में ही इक्वेटोरियल इंडियन सॉरी, यहाँ पे इक्वेटोरियल इंडियन ओशियन और यहाँ पे इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशियन। अब देखिए ये हम थोड़ा-सा देखेंगे, लोकेशन हो सकता है कि हमारी इसने चेंज करी हो। आगे बात करते हैं, एल नीनो हैज़ एडवर्स इफेक्ट ऑन द साउथ वेस्ट मानसून ऑफ इंडिया। भाई ये तो हमने पढ़ा ही था। बट ला नीना हैज़ नो इफेक्ट ऑन मानसून क्लाइमेट। तो ये ऐसे कैसे हो सकता है? जब दोनों ही ये क्लाइमेट पैटर्न है, क्लाइमेट चेंज होता है इनसे, एल नीनो एल ला नीना से, सो ऐसा कैसे हो सकता है कि इससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता हो ला नीना से? तो ये तो श्योर शॉट है कि दूसरा हमारा गलत होगा। ठीक है? अब बात करते हैं, यहाँ पे इसने जो इक्वेटोरियल इंडियन ओशियंस है और इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशियंस है, हमने लोकेशन क्या पढ़ी थी? तो वो एक बार देख लेते हैं। हमारे पास ये थी साउथ अमेरिका, सॉरी, राइट, यहाँ पे हमारे पास थी एक थी लोकेशंस की बात करेंगे तो सेंट्रल ईस्ट सेंट्रल इक्वेटोरियल पैसिफिक, ठीक है क्या? लानिना। और ये बात कर रहा है किसकी? इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन की, और ये इंडियन ओशन नहीं है, राइट? तो ये श्योर शॉट हमारा गलत हो गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? नीदर वन एंड टू। क्लियर है? तो इस तरीके से देख के चलते हैं हम, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट ये श्योर शॉट है कि सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता। ये नहीं है कि आपने सोचा कहीं भी 1-2 घंटे की वीडियो डली है पीटी 365 की, तो मैं पढ़ के निकल लूंगा, ऐसा नहीं है भाई। हर कोई बैठा है यहाँ कंपटीशन में, ठीक है ना? तो हमें हर चीज देख के चलनी पड़ेगी। आगे बात करते हैं वेस्टर्स, ये है क्या एक्चुअली में? जो भी टॉपिक है सबसे पहले ये समझ लो कि ये दिया क्या है ना? तो मैं आपको बता दूँ, एक ये लोकल विंड्स है, ठीक है? जिसकी वजह से थंडरस्टॉर्म आता है और ये अफेक्ट करती है ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन को, है ना? इंडिया में यू कैन से दैट और एवरी समर्स, ठीक है? तो आप समझ गए होंगे नॉर-वेस्टर्स। अब आपसे क्वेश्चन पूछे कि एक्चुअली में ये है क्या? तो आप कह सकते हो कि ये लोकल विंड्स हैं, ठीक है? अच्छा, इसके लोकल नेम भी हैं, जैसे बंगाल में हम बोलते हैं काल वैशाखी, असम में हम बोलते हैं बारदोली चीरा, राइट? सो इस तरीके से हमें देख लेना है। आगे बात करते हैं फिर हम, क्लियर कट हो गया यहाँ पे? अब ये न्यूज़ में क्यों है? तो इंडिया जो है वो वर्किंग टू डेवलप इट्स फर्स्ट रिसर्च टेस्ट बोर्ड। तो हम एक टेस्ट बोर्ड बना रहे हैं स्टडी करने के लिए, किसको? नॉर-वेस्टर्स को। जो लोकल विंड्स है उसको स्टडी करने के लिए हम टेस्ट बोर्ड बना रहे हैं, ठीक है? जो एक रिसर्च पॉइंट होता है हमारा। अच्छा, आगे बात करते हैं इसका मेन टेस्ट बोर्ड का क्या एम होगा। तो ये स्टडी करेगा थंडरस्टॉर्म की, ठीक है? कि किस तरीके से इसका फॉर्मेशन हो रहा है, ग्रोथ हो रही है, प्रोग्रेशन हो रहा है ओवर द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, कवरिंग अ लार्ज एरिया एडजॉइनिंग, जिसमें वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड झारखंड। तो हम टेस्ट बोर्ड बना रहे हैं यू कैन से दैट लोकल विंड को आइडेंटिफाई करने के लिए। अच्छा, इसको कंट्रोल जो सेंटर होगा वो कहाँ से होगा? चंदवाली, जो कि उड़ीसा भद्रक डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ये भुवनेश्वर के पास है। तो इतनी पर्टिकुलर लोकेशन हमें याद नहीं रखनी होती है। अब एजेंसी इन्वॉल्व होती है, तो देखिए एजेंसी भी आप एक बार याद करो, ना याद करो डज़न्ट मैटर। क्यों? हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि अगर यूपीएससी में हमें क्वेश्चंस मिलता है, यू कैन सी दैट एजेंसी का या फिर मिनिस्ट्री का या फिर डिपार्टमेंट का, तो श्योर शॉट है कि हम इसे गलत करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम 100 क्वेश्चन देखेंगे तो 100 में से हमारे 95 क्वेश्चन इस टाइप की जो है स्टेटमेंट गलत होती है। क्लियर कट है? बट फिर भी हम देख लेंगे इसे। तो यही मैं आपसे कह रहा था कि हमें इतना देखना होता है कि बस हमें समझ में आ जाए कि एक्चुअली में है क्या। ज़्यादा डीप नहीं जाना होता है, ठीक है? डीप मीन्स मेरा ये होता है कि लाइन बाय लाइन हमें नहीं देखना है, ठीक है? अब जैसे इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी आईआईटीएम, जो कि पुणे, एंड द नेशनल सेंटर ऑफ मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, जो कि दिल्ली में है, ये जॉइंटली इसको डेवलप करेंगे एंड इसको फैसिलिटी देंगे, राइट? अच्छा, अब बात करते हैं नॉर्थ वेस्टर्न से एक्चुअली में रीजन में क्या इन्फ्लुएंस होता है, वो थोड़ा-सा देखते हैं। ये तो कॉमन सी बात है भई, वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव टोर्नाडोस है, केजिंग ऑफ फ्रूटिंग ट्रीज़ एंड लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, ये सारा कुछ देखने को मिलता है। अच्छा, और ये हेल्पफुल भी होता है प्री खरीफ क्रॉप लाइक जूट, पैडी, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, ठीक है? एंड सडन ड्रॉप्स इन द टेम्परेचर ऑफर रिलीफ फ्रॉम द अनबियरेबल मिड डे हीट, राइट? अच्छा, क्या लोकल विंड्स और भी हैं इंडिया में? यस, है, क्यों नहीं है? जैसे लू है, लू तो हमने सुनी होगी, आंधी, काली आंधी है, मैंगो सोअर है, ब्लूसम सोअर है, एलिफेंटा है। अब आपसे अगर कहीं क्वेश्चन दे दिया जाए कि एलिफेंटा एक्चुअली में क्या है? तो आपको याद रखना है कि ये जो है एक लोकल विंड्स है, राइट? अच्छा, अब थोड़ा-सा इनके बारे में देख लेते हैं हम। जो लू होती है वो हॉट ड्राई विंड्स है, ठीक है? और ये नॉर्थर्न एंड वेस्टर्न इंडिया में ब्लो होती है, ठीक है? कहाँ किस टाइम पे? मई एंड जून के टाइम पे, ठीक है? अच्छा, इसका जो फॉर्मेशंस होता है वो मानसून लो प्रेशर ट्रफ की वजह से होता है इन नॉर्दर्न इंडिया में, ठीक है? तो ये सारा कुछ नहीं देखना, बस देख लेना है कि रफली रफली ये सवारी सारी हमारी लोकल विंड्स हैं, ठीक है? तो इसी तरीके से ये इन्फ्लुएंस जो होता है वो फैसिलिटेट सेपरेटिंग द चैफ फ्रॉम द ग्रेन्स, और यू कैन से दैट आपने सुना होगा
कि लू चलने से मच्छर मर जाते हैं, तो वही सारी कहानी है। तो डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ इंसेक्ट बोर्न डिजीज़ लाइक मलेरिया ड्यू टू डिक्रीज़ मॉस्किटो पॉपुलेशंस, ठीक है? तो इस तरीके से लू थोड़ी-सी कारगर होती है। आँधी एंड काली आँधी की बात करेंगे, तो ये स्ट्रॉन्ग डस्ट स्टॉर्म्स है, ठीक है? और ये ऑब्जर्व करा जाता है नॉर्थ वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया बिफोर द मानसून, राइट? अच्छा, इससे क्या होता है, पॉल्यूशन ऑफ सिटीज लाइक दिल्ली, मतलब यू कंसीडर दिल्ली में पॉल्यूशन होता है आंधी और काली आंधी से। आपने देखा होगा धुंधलापन सा दिखता है दिल्ली में, राइट? अच्छा, मैंगो सोवर की बात करेंगे तो ये आम को पकने से पहले ही पका देता है, आप ऐसे कह सकते हो, राइट? तो ये भी एक लोकल विंड्स है। तो वही है प्री मानसून लोकल रेन कैरिंग विंड्स केजिंग अर्ली, कहाँ पर है ये? कर्नाटक एंड केरला में। तो थोड़ी लोकेशन आप जरूर देख लेंगे, हो सकता है आपसे ये लोकेशन पूछ ले कि एक्चुअली में लू की लोकेशन जो है वो कहाँ पर है। एंड जैसे नॉर्थ एंड वेस्टर्न इंडिया है, आंधी काली आंधी की नॉर्थ वेस्टर्न सेंट्रल इंडिया है, मैंगो सुअर की आपकी कर्नाटक एंड केरला में मिल जाती है, ठीक है? इसी तरीके से ब्लूसम सुअर की बात करेंगे तो ये भी आपको कहाँ मिलेगा? केरला में। तो मैंगो सुअर वही वाली बात है कि ये अर्ली राइपिंग ऑफ मैंगो करता है, ठीक है? अच्छा, उसके बाद एलिफेंटा की बात करेंगे तो ये यू कैन से दैट साउथ वेस्टर्ली विंड है, ठीक है? जो कि मालाबार कोस्ट में यू कैन से दैट फॉर्म होती है। एंड पोस्ट मानसून, मानसून के बाद कब? सितंबर एंड अक्टूबर, राइट? अच्छा, ये थोड़ा-थोड़ा हमें देख के चलना पड़ता है। आगे बात करते हैं, फिर है हमारे पास टॉपिक। अब देखिए यूपीएससी का जहाँ क्वेश्चन आएगा वहाँ रुकेंगे, बट हम थोड़ी स्पीड देंगे यहाँ पे क्योंकि अब ये टॉपिक हमारे लिए इतने रिलेवेंट नहीं है, राइट? आई मीन रिलेवेंट का मतलब है कि वो खुद ही दिख जाता है कि उसको तुम टैकल कर लोगे, ठीक है? आगे बात करते हैं अंडर सी फीचर ऑफ द इंडियन ओशियन। तो अभी क्या हुआ है कि इंडियन ओशियन में कुछ नेम चेंज करेंगे इसलिए न्यूज़ में आ गया। जैसे अशोक सी माउंट्स है, चंद्रगुप्त रिज है या कल्पतरू रिज है, ये इंडियन ओशियन में, ठीक है? इनको अप्रूव करा गया इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन यानी आईएचओ और यूनेस्को इंटर गवर्नमेंटल ओशियोनोग्राफिक कमीशंस के द्वारा, ठीक है? तो ये नेम चेंज करेंगे इंडियन ओशियन में, तो हो सकता है आपसे पूछे कि अशोक सी माउंट्स एंड चंद्रगुप्त रिज एंड कल्पतरू रिज, ये एक्चुअली में नेम जो चेंज करेंगे कहाँ पे? आपसे बोल दे कि टेरेस्ट्रियल में या फिर अंडर सी, तो आपको ध्यान रखना है कि अंडर सी की बात हो रही है, ठीक है? अच्छा, ये स्ट्रक्चर जो है वो लोकेट है साउथ वेस्ट इंडिया रीज में, ठीक है? और इनको डिस्कवर करा गया नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च के द्वारा। अच्छा, इनके जो नेमिंग हो रहे हैं वो 2 फीचर के द्वारा हो रहे हैं। एक है आउटसाइड टेरेस्ट्रियल सी एंड विदिन टेरिटोरियल सी। तो आउटसाइड टेरेस्ट्रियल सी क्या होता है? एक्चुअली में इसमें जो इंडिविजुअल हो या कोई एजेंसी है वो प्रपोज़ करती है जो भी जिनके नेम उनको नेम चेंज कराने हैं, ठीक है? उसके बाद आईएचओ की जो 2013 की गाइडलाइन है वो उसको स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अंडर सी फ्यूचर नेम के अंदर रखता है, ठीक है? बिफोर इनका नाम रखने से पहले इसके कैरेक्टर, एक्सटेंट एंड पोजीशन इनको भी आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। और ये जो प्रपोज़ल है इसको रिव्यू किया जाएगा आईएचओ सब कमिटी ऑन अंडर सी फीचर्स नेम्स के द्वारा। अब यार इतना तो कहाँ देखना है हमें, नहीं देखना ना भाई। ये थोड़ा-थोड़ा समझना है कि एक्चुअली में ये किसके अंडर में है और क्या है। विदिन टेरिटोरियल सी में इसमें नेशनल अथॉरिटी को राइट है कि वो नेम जो है उनको चेंज कर सकती है, ठीक है? वो भी 2013 आईएचओ गाइडलाइन के थ्रू। अब ये एक्चुअली में आईएचओ और आईओसी ये क्या है इनके बारे में देख लेते हैं। तो इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन यानी कि आईएचओ, इसको स्टेबलाइज़ करा गया 1921 में, ठीक है? और ये एक ऑब्जर्वर स्टेटस है किसका? यूएन का। ये इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, लगभग इसमें 100 मेंबर है, इंडिया भी इसका पार्ट्स है, ठीक है? और ये इंटरनेशनल अथॉरिटी रिगार्डिंग हाइड्रोग्राफिक एंड नॉटिकल चार्टिंग्स। आईएचओ के सेक्रेटरी की बात करेंगे तो इसको होस्टेड किया जाता है प्रिंसिपलिटी ऑफ मोनाको सिंस इसको जो क्रिएट किया गया था 1921 में। अच्छा, इंडियन नेवल हाइड्रोग्राफिक डिपार्टमेंट जो है वो इंडियन नेवी के अंडर में है और उसकी नोडल एजेंसी जो है वो किसके लिए है? हाइड्रोग्राफिक सर्वे एंड नॉटिकल स्टार्टिंग इन इंडिया के लिए, राइट? अब हमारे पास आ जाता है इंटर गवर्नमेंटल ओशियोनोग्राफिक कमीशंस। तो इसको स्टेबलाइज़ करा गया 1961 में, ठीक है? और ये प्रमोट करता है इंटरनेशनल कॉर्पोरेशंस इन द मरीन साइंस। जैपो की अगर हम बात करें राइट, सो ये क्या है? जनरल मैथमेटिक्स चार्ट्स ऑफ द ओशियन, ठीक है? ये आईएचओ और आईओसी यूनेस्को का जॉइंट प्रोजेक्ट है, जो कि कलेक्ट करता है मैथमेटिक डेटा एंड मैप ऑफ द ओशियंस। क्लियर कट है? अच्छा, इट ये मेंटेन करता है, ठीक है? क्या? डिजिटल गेजेटर ऑफ द नेम एंड जेनेरिक फीचर्स टाइप। तो ये थोड़ा-थोड़ा हमें देखना है क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और क्या नहीं है। जियो पार्क वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। अब यहाँ से एक ही लाइन हमें समझनी है ज़्यादातर। वहीं से क्वेश्चन बना तो वहीं से हम स्टेटमेंट को कैच करके अपना आंसर करके निकल जाएँगे। सो सबसे पहले हम बात करते हैं जियो पार्क होते क्या हैं? तो जियो पार्क जो है वो एक प्रोटेक्टेड एरिया है विद इंटरनेशनली सिग्निफिकेंट जियोलॉजी दैट मैनेज फॉर द कंजर्वेशन, एजुकेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है? क्लियर कट है? तो आप कह सकते हो कि ये एक प्रोटेक्टेड एरिया है जो इंटरनेशनली सिग्निफिकेंस के लिए जिसमें मैनेज करा जाता है जो भी हमारा प्रोटेक्टेड एरिया है उसको कंजर्व एंड एजुकेशन के लिए एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। जियो पार्क जो है उनको मैनेज किया जाता है नेशनल गवर्नमेंट एंड आर ओन्ड बाय द नेशंस इन व्हिच दे आर लोकेटेड, राइट? क्लियर कट हो गया होगा। अब बात करते हैं न्यूज़ मीटिंग में। तो यूनेस्को ने अभी समर्थन किया है लगभग 18 न्यू जियो पार्क्स का, ठीक है? टू द ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क। ओके। अच्छा, अब क्या है आगे? मोरल न्यूज़ में क्या है? अगर हम बात करें लेटेस्ट एडिशन की तो इनके जो जियो पार्क के नंबर है वो लगभग 213 हो गए हैं, ठीक है? और ये लगभग 48 कंट्रियों में फैले हैं। बट हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इंडिया में कोई भी जियो पार्क नहीं है। हो गया? तो स्टेटमेंट अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये स्टेटमेंट ज़रूर होगा इन श्योर शॉट।
तो हम क्लियर कट कर देंगे कि इंडिया में कोई जियो पार्क नहीं है, ठीक है? अच्छा, आगे बात करते हैं फिर हम। अब देखिए, अब थोड़ा-थोड़ा हमें रफली देखना है। अब तो समझ गए ना, मेन चीज़ हमें निकालनी थी, हमने यहाँ से निकाल ली। आगे बात करते हैं सम मेजर जियो पार्क जिनको एडेड किया जाता है जीजीएन में, तो वो किस बेस पे? जैसे लैंड जो कि एक्सटिंक्ट होने चाहिए, वोल्केनिक्स इन पोलैंड्स, ठीक है? और इम्पैक्ट होना चाहिए क्रिएटर लेक जो कि फिनलैंड्स में, एंड ओब्रावा यानी कि ब्राज़ील के। तो इस आधार पे यू कैन से दैट जो जियो पार्क्स होते हैं, उनको जीजीएन में ऐड करा जाता है, राइट? अच्छा, अब बात कर देते हैं हम ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क की। तो ये क्या है? तो ये एक नॉन प्रॉफिट इंटरनेशनल एसोसिएशंस है, जिसको स्टेबलाइज़ करा गया था 2014 में, ठीक है? जीजीएन की बात करेंगे तो ये इंटरनेशनल पार्टनरशिप के थ्रू फाउंडेड है और ये डेवलप है अम्ब्रेला ऑफ यूएनएससी के अंडर में। नेटवर्किंग एंड कोलैबोरेशंस अमंग द ग्लोबल पार्ट्स, ये एक इंपोर्टेंट कंपोनेंट है किसका? जीजीएन का, राइट? अब बात कर लेते हैं हम थोड़ा-सा यूएनएस्को ग्लोबल जियो पार्क यानी कि यूजीजीपीएस का। तो इसकी यू कैन से दैट ये जो कांसेप्ट था वो उठा था 1990 में, बट ये क्रिएट हुआ 2015 में। अब ये है क्या? तो यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क जो है वो एक सिंगल यूनिफाइड जियोग्राफिकल एरिया है, जहाँ पे लैंडस्केप ऑफ इंटरनेशनल जियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस इनको मैनेज किया जाता है विद द होलिस्टिक कांसेप्ट, किस आधार पर? प्रोटेक्शंस, एजुकेशंस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्लियर कट है? तो जियो पार्क को इन बेस पे यू कैन से दैट मैनेज करा जाता है। मैनेज जो है वो करा जाएगा लीगल एक्जिस्टेंस रिकॉग्नाइज्ड अंडर द नेशनल लेजिस्लेशन के थ्रू। और इसके डिजाइनेशन की बात करें तो इज़ नॉट ए परमानेंट, तो इसकी डिज़ाइन जो है वो परमानेंट नहीं है। मैंडेटरी नेटवर्क की बात करेंगे तो मेंबर जो हैं ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क के, वो ऑब्लिगेटरी हैं किसके लिए? यूजीजीपीएस यानी कि यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क्स के लिए। क्लियर कट है? अच्छा, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो वही है यूजीजीपीएस, ये लोकल पीपल को सेंस ऑफ प्राइड इन देयर रीजन्स, ठीक है? एंड स्ट्रेंथन देयर आइडेंटिफिकेशन विद द एरिया। न्यू सोर्स ऑफ रेवेन्यू जिनको जनरेट किया जाता है थ्रू द जियो टूरिज्म के थ्रू। क्लियर कट है? तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट था उसको हमने टैकल कर लिया हमारे लिए। अब हम बात करते हैं आगे क्या है। देखिए, टर्म एंड कांसेप्ट इन न्यूज़, तो सबसे पहले मिलता है हमें बेस फ्लो। अब बेस फ्लो क्या है? मैं एक आम भाषा में समझा दे रहा हूँ आपको। ये मान के चलिए ये लैंड है और ये किसी लैंड किसी रिवर से जुड़ी हुई है। अब क्या होता है कि बरसात होती है तो एक बरसात यहाँ मतलब लैंड के थ्रू पानी जा रहा है या डायरेक्ट भी जा रहा है पानी, यू कैन से दैट, ठीक है? अब नीचे से इसी लैंड को जो ग्राउंड वाटर है, वो इसको थोड़ा अपलिफ्ट करता है और अपलिफ्ट करने के बाद अगर वाटर इस रिवर में आना शुरू कर दे थ्रू द ग्राउंड वाटर, तो इसी को हम बोलते हैं बेस फ्लो। क्लियर कट है? तो समझ में आ गया होगा आपके। सो देखते हैं क्या है, ये न्यूज़ में क्यों है? तो अभी रिसेंट स्टडी हुई है कि बेस फ्लो जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है फ्लडिंग लाने में, ठीक है? इन द रिवर, किस क्षेत्र में? पेनिनसुलर इंडिया में। क्लियर कट हो गया आपके? इसलिए न्यूज़ में। तो ये क्या है? ये पोर्शन ऑफ स्ट्रीम फ्लो है दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज सिपिंग इनटू द स्ट्रीम ऑफ रिवर एन एक्सटेंडेड पीरियड। क्लियर कट है? तो वही वाली बात जो मैं आपको बता रहा था, इस तरीके से ग्राउंड वाटर से पानी अगर रिवर में जा रहा है तो वो हमारा बेस फ्लो है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं हम फैक्टर जो इन्फ्लुएंस होते हैं बेस फ्लो से, तो जैसे टोपोग्राफी ऑफ लैंड्स, नेचर ऑफ सोइल है, लैंड यूज पैटर्न एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है? सिग्निफिकेंस क्या है? तो इससे देखिए सिल्ट रिडक्शंस होता है, सस्टेनेबल रिवर फ्लो एंड इकोसिस्टम वाटर क्वालिटी इंप्रूवमेंट होता है। क्लियर है? आगे बात करते हैं फिर हम इक्वेटोरियल प्लाज्मा बबल्स। अब ये क्या है? रिसेंट स्टडी हुई है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियो मैग्नेटिज्म, जिसने फाउंड करा है वोल्केनिक इरप्शन से क्या होता है? इक्वेटोरियल प्लाज्मा बबल्स निकलते हैं। समझ गए? मान के चलो ये वोल्केनिक है और यहाँ से इरप्शन हो रहा है तो इससे इक्वेटोरियल प्लाज्मा बबल्स निकलेंगे। क्लियर है? अब अगर हम बात करें तो ये नॉर्मली ऑब्जर्व होते हैं इक्वेटोरियल आइनोस्फीयर में और डिप्लेशंस इन द आइनोस्फीयर प्लाज्मा डेंसिटी फॉर्मिंग ड्यूरिंग पोस्ट सनसेट आवर्स, राइट? तो ये जो फॉर्म होते हैं वो होते हैं सनसेट आवर के पोस्ट के बाद, राइट? अच्छा, वोल्केनिक की बात करेंगे इरप्शन की, तो इसमें स्ट्रॉन्ग एटमॉस्फेरिक ग्रेविटी वाटर दैट कैन ट्रिगर देयर फॉर्मेशन, वही सारी कहानी है जो हम पहले ज्योग्राफी में देखते हैं। आपको थोड़ा-थोड़ा देखना है कि इक्वेटोरियल प्लाज्मा बबल जो है वो वोल्केनिक इरप्शन के थ्रू होता है, राइट? आगे बात करते हैं फिर हमारे पास एटमॉस्फेरिक रिवर। ये क्या भैया? अब एटमॉस्फेयर की कोई रिवर होगी, ऐसे समझ लो आप। तो साइंटिस्ट ने अभी वार्न करा है इंटेंसिफिकेशन एंड इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिवर। क्यों? ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है कि जो एटमॉस्फेरिक रिवर है वो इंक्रीज हो रही है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि ये क्या है? इसको हम फ्लाइंग रिवर के भी नाम से जानते हैं, ठीक है? ये लॉन्ग और नैरो रीजन्स में होती है इन द एटमॉस्फेयर दैट ट्रांसपोर्ट मोस्ट ऑफ द वाटर वेपर आउटसाइड ऑफ ट्रॉपिक्स। सो आप कह सकते हो कि ये ट्रांसपोर्ट करती है मोस्ट ऑफ क्या? वाटर वेपर। वाटर वेपर आप समझते होंगे ना? फॉर एग्जांपल अगर मैं बता दूं कि कोई आपने गीला पौधा लिया या फिर मान के चलो पौधा वो ग्रीन है, उसके ऊपर आपने पॉलिथीन बांध ली, तो आप देखेंगे कि उसमें से अब उस पॉलिथीन पे हल्की-हल्की बूंदें जम जाती हैं, जिसे हम वाटर वेपर कहते हैं। क्लियर कट है? सो अगर हम बात करें एटमॉस्फेरिक रिवर की, तो ये लगभग 2000 किलोमीटर लंबी एंड यू कैन सी दैट 500 किलोमीटर चौड़ी एंड लगभग 3 किलोमीटर डीप होती है। क्लियर है? तो ये एटमॉस्फेरिक रिवर है, ना कि लैंड वाली रिवर है। आप ऐसा मत समझना, ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं फिर हमारे पास नेगेटिव लीप सेकंड, ये क्या है? देखिए, मैं इसके बारे में 1 सेकंड में आपको बता दूँ। पृथ्वी का जो 24 घंटे में अपने जो घूमना होता है, तो जो सेकंड होती है वो लगभग 86,000 कुछ होती है। पर उनमें से कुछ एक्चुअली में वो पॉइंटों में कुछ कम होता है। बट हम उसको 86,000 ही कुछ बोल देते हैं। तो जो वो पॉइंटों में कुछ होता है, तो वो पॉइंट होने के बाद भई जैसे मान के चलो पॉइंट 1 है,
ठीक है? मिलीसेकंड है या मिनी सेकंड जो भी है। अभी एक समय बाद क्या होगा, एक 60 पे आके रुक जाएगा, या आप कह सकते हो 100 पे आके रुक जाएगा, ठीक है? तो जो 100 होगा वो उसको हम, या 60 होगा उसे हम 1 मिनट काउंट कर सेकंड काउंट कर लेते हैं। तो 1 सेकंड बढ़िया ऐसे कर करके एक अवस्था ऐसी आ जाती है कि वो 1 मिनट बन जाती है। तो इसी तरीके से आपने देखा होगा कभी लास्ट जो हुआ था, आई थिंक गूगल का जो डेटा था, तो गूगल को या किसी को लगभग आधे घंटे के लिए रोक दिया गया था, आई थिंक, राइट? सो उसी को हम बोलते हैं लीप सेकंड। क्लियर कट है? अरे हम लीप ईयर पढ़ते हैं ना भई, लीप ईयर तो आपको पता ही है कि भई क्या होता है कि 4-4 साल वाली लीप ईयर आती है, तो उसमें 1 दिन बड़ा होता है, तो वही सारी कहानी है इसकी। सो थोड़ा बहुत देख लो क्या है ये, समझ गए आप। रिसर्चर ने अभी इंक्रीज़ आइस मेल्टिंग जो हो रही है, उसको बताया है कि ये डिले नीड फॉर द एडिंग नेगेटिव लीप सेकंड। अच्छा, इट इज़ अ सेकंड, ये सब्ट्रैक्ट होती है फ्रॉम द क्लॉक टू कीप देम अलाइन विद द अर्थ रोटेशंस। तो अर्थ रोटेशन से वही वाली बात मैं कह रहा था आपसे, ठीक है? और ये कब होती है? अर्थ जो है स्पिनिंग हो रही है मोर क्विकली एंड लेंथ ऑफ डे इज़ डिक्रीज़। तो इसमें जो लेंथ ऑफ डे की है वो क्या होती है? डिक्रीज़ हो जाती है। क्लियर है? और ये अपोजिट होती है पॉजिटिव लीप सेकंड के, ठीक है? तो वही सारी चीज़ें जो हमने देखी थी। अब बात करते हैं हम ज़ीरो शैडो डे। ज़ीरो शैडो डे का मतलब क्या है? मतलब कोई शैडो नहीं पड़ती। मान के चलो ये इंसान है, सॉरी, आप मान के चलो ये इंसान है। अब इस पे सन की लाइट पड़ती है तो उसकी एक परछाई बनती है, ठीक है? तो उसी यहाँ पे कह रहे हैं यहाँ कोई शैडो नहीं बन रही, तो वो क्या चीज़ है? तो बेंगलुरु ने अभी एक्सपीरियंस करा, बेंगलुरु अपने इंडिया में ही है वही, तो सेलेसियल फिनोमेना जिसे हम ज़ीरो शैडो डे बोलते हैं, ठीक है? ये कब होता है? जब सन जो होता है वो अलाइन परफेक्टली ओवरहेड रहता है। ओवरहेड का मतलब है परफेक्ट हमारे सिर पे है। कब होता है? केजिंग वर्टिकल ऑब्जेक्ट टू कास्ट नो शैडो। तो ये उस टाइम पे कोई शैडो नहीं बनाता। ये साल में 2 बार होता है, एक समर सोलिस्टिक में एंड एक विंटर सोलिस्टिक में। क्लियर कट है? चलिए, और थोड़ा रीजन और देख लीजिएगा। ये रीजन जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में जो पड़ते हैं, वहीं पे ये देखने को मिलता है, ज़ीरो शैडो डे। क्लियर है? आगे बात करते हैं ब्लू होल, ये क्या है अभी? रिसर्च ने फाउंड करा है एविडेंस टामजा ब्लू होल, जो कि डीपेस्ट है इन द वर्ल्ड। तो कह सकते हो आप वर्ल्ड का सबसे डीपेस्ट पार्ट जिसे हम बोल रहे हैं ब्लू होल के रूप में, ठीक है? ये लोकेट है मेक्सिको चेटुमल वे में, ठीक है? कहाँ पे? ईस्टर्न साइड ऑफ युकाटन पेनिनसुला में। क्लियर है? थोड़ा बहुत आपको देख लेना है इसमें। वाटर फिल्ड केवर फॉर्म बिलो द सी फ्लोर्स। तो ये मतलब कुल मिला के कह सकते हो ये सबसे डीपर पार्ट है, ठीक है? अच्छा, दे डेवलप ऑन द ओशियन वाटर सीप्स थ्रू क्रैक्स डिसॉल्विंग मिनरल्स लीडिंग द सिंक होल्स ओवर टाइम दे कैन ग्रो यूटिलाइज्ड। तो डीप होल्स कैसे ग्रो, सॉरी, ब्लू होल कैसे यू कैन से दैट बन रेडी होता है, तो वो क्रैक्स की वजह से, या मिनरल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं तब, या फिर यू कैन से दैट सिंक होल की वजह से, ठीक है? अदर प्रोमिनेंट ब्लू होल हैं, कहाँ पर है? जैसे ड्रैगन होल साउथ चाइना सी, ठीक है? ग्रेट ब्लू होल नियर वैलीज एंड द हाफ ब्लू होल जो कि इजिप्ट में है। क्लियर है? चलिए, अब है हमारे पास हीट डोम। हीट डोम क्या है? मान के चलो आप ऐसे कह सकते हो कि ये एयर आ रही है, तो ये इस तरीके से गई, राइट? और फिर उसके बाद ये इस तरीके से फिर वापस गई इन रिपीटेशंस मोड में, तो वहाँ एक डोम बन गया। डोम जैसे आप कहते हैं डमरू टाइप का, उसी को हम हीट डोम कह रहे हैं। तो ये क्या है क्या? एक ये वेदर फिनोमेना है, जो कि रिज ऑफ हाई प्रेशर गेट्स स्टक इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है? ये ड्रॉप हॉट एयर दैट एक्सपेंड वर्टिकली, वर्टिकली तो ये एक्सपेंड होती है इनटू द एटमॉस्फेयर। उसके बाद क्या होता है? हाई प्रेशर पुशेस इट टुवर्ड द ग्राउंड। अब हाई प्रेशर जो है वो इसे फिर ग्राउंड की तरफ वापस भेज देता है, जिसे हम हीट डोम कहते हैं। क्लियर है? अभी न्यूज़ में क्यों है? सिटी अक्रॉस सदर्न एंड वेस्टर्न स्टेट इन यूएसए आर फेसिंग हीट वेव्स ड्यू टू वेदर फिनोमेना नोन एज हीट डोम्स। क्लियर कट है? चलिए आगे बात करते हैं फिर हमारे पास इंडियन ओशियन ऑब्जर्विंग सिस्टम, ये क्या है भैया? तो अभी इंडिया एंड यूएस हैव डिसाइडेड टू रिएक्टिव द इंडोस, ठीक है? इन डिस्पियर सिंस द कोविड। तो हम इंडिया और यूएसए ने अभी डिसाइड करा कि हम इसे रिएक्टिव करेंगे विंडोज को। विंडोज है क्या? ये 36 मोर वॉइस है ऑन द हाई सी कलेक्ट हाई रेजोल्यूशन ओशियन एंड एटमॉस्फेरिक डेटा ऑफ द वेदर फोरकास्ट, ठीक है? अच्छा, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है अगर हम बात करें, तो ये प्रोवाइड करता है सस्टेनेबल हाई क्वालिटी ओशियोनोग्राफिक एंड मरीन मेट्रोलॉजिकल डेटा, क्या इंडोस, ठीक है? और ये प्रोत्साहित करता है एग्रीमेंट एंड पार्टनरशिप इंडियन ओशियन कंट्री के बीच में। और ये इनिशियली यू कैन से दैट सेट करा गया था अंडरस्टैंड करने के लिए फोरकास्ट दी मानसून, क्या इंडोस। क्लियर कट है? चलिए, अब बात करते हैं हम रिंग वुडेड ओशियन, ये क्या है? तो अब थोड़ा सा पहले न्यूज़ देख लेते हैं। रिसर्चर ने अभी अनकवर करा है वास्ट रिजर्वोयर ऑफ वाटर डब्ड द रिंग वुडेड ओशियंस concealed within the अर्थ mantle ओवर द 700 किलोमीटर बीनेथ द सरफेस। तो कुल मिला के ये है कि हम 700 किलोमीटर अगर अंदर जाते हैं, ठीक है? तो हमें रिंग वुडेड ओशियन मिलते हैं, ये नीले टाइप के होते हैं। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको ये देखने को मिल जाएंगे, ठीक है? तो वही सारी कहानी है, थोड़ा देख लेते हैं इसमें। कि रिंग वुडेड ओशियन इज अ वास्ट रिजर्वोयर ऑफ वाटर ट्रैप्ड विद इन द मिनरल रिंग वुडेड इन द अर्थ मेंटल। तो ये अर्थ मेंटल में आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर कट है? चलिए, अच्छा, अब बात करते हैं हम अर्थ मेंटल क्या है भैया? तो देखिए, अर्थ मेंटल अगर हम बात करें, तो अभी साइंटिस्ट ने और यूएसए, ये मेंटल तो आपने सुनी होगा ना, ये
जो अर्थ का इंटीरियर अर्थ होता है वो मेंटल, कोर एंड देन क्रस्ट में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट पार्ट क्रस्ट होता है जिसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं और उसके बाद हमारा मेंटल होता है एंड देन कोर होता है। फिर ये भी 2-2 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं हमारे, ठीक है? इनर कोर एंड आउटर कोर, इस तरीके से इनर मेंटल, आउटर मेंटल, इसी तरीके से। सो अभी इन जोडिस रेज़ोल्यूशंस हैव ड्रिल कराए लगभग 1.2 किलोमीटर बिलो द अटलांटिक मैसिव। तो हमने अटलांटिस मैसिव में लगभग 1.2 किलोमीटर ड्रिलिंग करी, मतलब खुदाई करी है, ठीक है? अच्छा, ये जो ड्रिलिंग प्रोग्राम था वो अंडर इंटरनेशनल ओशियन डिस्कवरी प्रोग्राम के थ्रू चलाया गया। इसमें इंडिया भी फंडिंग कर रहा था, ठीक है? अच्छा, आगे बात करते हैं तो ये थोड़ा बहुत आपको देख के चलना है अर्थ मेंटल क्या है। इसमें लगभग सिलिकॉन रॉक जो होती है वो लगभग 80% ऑफ द अर्थ वॉल्यूम इज़ मिड लेयर ऑफ द अर्थ। तो 80% जो है इसमें मिड लेयर होगी किसकी? अर्थ की, ठीक है? अच्छा, अब हम बात करते हैं फिर हमारे पास आइसोस्टेसी क्या है भाई? इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अब ज़्यादा नहीं बचा है, अभी हम फिनिश की तरफ ही हैं, सो देख लेते हैं। रिसेंटली अभी स्टडी करी गई कि जो फॉर्मेशन है न्यू टोपोलॉजी फीचर्स लाइक प्लेट्यू एंड एस्कैरपमेंट जिसे हाई स्टीप स्लोप कहते हैं थ्रू द आइसोस्टेसी, ठीक है? अच्छा, अब बात करते हैं ये इक्विलिब्रियम और बैलेंस है बिटवीन द ब्लॉक ऑफ क्रस्ट एंड अंडरलाइंग मेंटल्स। क्या है भैया? एक सिंपली भाषा में समझ लो कि आइसोस्टेसी है क्या? मैं आपसे ये कहूँ कि आपने पानी में फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, या फिर आप ये मान के चलो कि माउंटेन जितना ऊपर है, ठीक है? भाई लगभग वो उतना ही नीचे होगा, तो उसकी जो बीच का पार्ट है इसे हम आइसोस्टेसी कहते हैं। क्लियर कट हो गया? बस इतना ही समझना था मैं। सो हम बात करते हैं इट इन्वॉल्व द लाइन ऑफ इक्वलिटी एट व्हिच द मास ऑफ लैंड अबव सी लेवल सपोर्टेड बिलो सी लेवल। क्लियर कट है? तो वही सारी कहानी है, आइसोस्टेसी। आगे बात करते हैं हम अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये तो वही हमने बहुत बार पढ़ा होगा। कई बार अगर आप हॉलीवुड्स की मूवी देखते हैं तो वहाँ भी इसको दिखाने की कोशिश करी जाती है। तो अभी क्या है? रिसेंट जो रिसर्चर है उन्होंने एंशिएंट रॉक फ्रॉम द साउथ अफ्रीका एंड ब्राज़ील, उन्होंने सजेस्ट करा कि वो वीकनिंग हो रही है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ड्यूरिंग द एडेकेरियन पीरियड से, ठीक है? इसलिए न्यूज़ में आ गया। अब हम बात करते हैं अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की। तो अर्थ जो है वो सराउंडेड है किसके द्वारा? मैग्नेटिक फील्ड, जो कि फॉर्मिंग रीजन जिसे हम मैग्नेटोस्फीयर कहते हैं। और ये जनरेट होती है अर्थ आउटर कोर जिसे हम जियोडायनामिक प्रोसेस कहते हैं। क्लियर है? सॉरी माफ़ी चाहूँगा मैं, यहाँ पे थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। एक बार और रीड कर दे रहा हूँ मैं। इट इज़ जनरेटेड इन द अर्थ, ये जो एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होता है? आउटर कोर बाय द जियोडायनामो प्रोसेस, ये थोड़ा-सा हमें याद रखना है। ठीक है? तो डायनामो प्रोसेस के थ्रू अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, राइट? अच्छा, यहाँ पे जो है अगर हम कन्वेक्टिव एनर्जी की बात करें तो ये मूव होती है, यू कैन सी दैट इन अ हीट में फ्रॉम द स्लो मूविंग मोल्टन आयरन, जो कि कन्वर्टेड होती है इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक एनर्जी में, ठीक है? मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे तो ये फॉर्म होता है 2 पोल्स पे, डाइपोल, नॉर्थ एंड साउथ मैग्नेटिक पोल्स पे, ठीक है? और ये अपोजिटिव पोलैरिटीज़ होती है लाइक ए वार मैग्नेट। क्लियर कट है? अगर बात करें मोस्ट ड्रामेटिक चेंज जो हुए हैं इम्पैक्टिंग अर्थ मैग्नेटोस्फीयर आर पोलर रिवर्सल्स पे। क्लियर कट हो गया आपके? तो क्या है, क्या नहीं है? आगे बात करेंगे द फोर्स दैट जनरेट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, किस कारण की वजह से? स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, ठीक है? अच्छा, लोकेशन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ पोल ये ग्रेजुअली शिफ्ट होती है एंड टू इवन कंप्लीटली फिल अप लोकेशंस अराउंड एवरी 3 लेक ईयर्स, राइट? अच्छा, आगे बात करते हैं फिर हम। ड्यूरिंग पोल रिवर्सल द मैग्नेटिक फील्ड वीकन्स बट डज नॉट कंप्लीटली डिसिपेट। तो यही वाली बात है, ये वीकेंड तो हो सकती है बट आप ये कह दो कि कंप्लीटली वो डिसिपेट हो जाए, ऐसा नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं फिर हमारे पास कोल्ड लावा। अब कोल्ड लावा तो आप समझ होंगे लावा क्या होता है, वो तो नॉर्मली आपको पता होगा। तो कोल्ड लावा जो है वो रशेस हो रहा है थ्रू द स्ट्रीट एज ए माउंट कैन नाउ इरप्टेड हुआ है ना फिलीपींस में। तो कोल्ड लावा ये डेंस मिक्सचर है वोल्केनिक मटेरियल, डेब्रीज एंड वाटर दैट बिहेव लाइक द फास्ट मूविंग लैंडस्लाइड्स, ठीक है? और ये कब होता है? जब वाटर इंटरेक्ट होता है वोल्केनिक जो राख होती है उसके साथ एंड डेब्रिज के साथ ऑन द स्लोप ऑफ वोल्केनो, राइट? ये हॉट बना रहता है इंटरनली ड्यू टू केमिकल रिएक्शन विद द वोल्केनिक मटेरियल्स। अब है हमारे पास हीट बजट। अब ये क्या है? अब बजट कहते हैं ना, घर का बजट बनाना या बजट हम पढ़ते रहते हैं, तो उसी टाइप का ये हीट बजट होता है कि कितनी हीट आई और कितनी हीट गई, ठीक है? तो मैं एक सिंपली भाषा में आपको समझा दे रहा हूँ। नासा ने एक्चुअली न्यूज़ में क्यों हुआ, नासा ने अभी लॉन्च करा है वन ऑफ 2 क्लाइमेट सैटेलाइट जो प्री फायर के अंडर में है। प्री फायर मीन यू कंसीडर पोलर रेडिएंट एनर्जी इन द फार इंफ्रारेड एक्सपेरिमेंट मिशन टू मेजर हाउ मच हीट द आर्कटिक एंड अंटार्कटिका रेडिएट इनटू द स्पेस। तो कुल मिला के ये है कि जो प्री फायर है वो हीट को मेजर करेगा और ये बताएगा कि आर्कटिक एंड अंटार्कटिका में कितनी हीट जो आर्कटिक और अंटार्कटिका से कितनी हीट जो है रेडिएट हुई, कहाँ के लिए? स्पेस के लिए। क्लियर कट है? और किसने लॉन्च करा है? नासा ने। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। अब ये है क्या? एक ये वैलेंस है, अमाउंट ऑफ हीटिंग इनकमिंग टू द अर्थ, कितनी हीट अर्थ पर आ रही है फ्रॉम द सन, एंड द अमाउंट ऑफ हीट आउटगोइंग फ्रॉम द अर्थ इनटू द स्पेस। तो कितनी जो है हीट सन से अर्थ पर आ रही है और कितनी हीट बाहर जा रही है अर्थ से स्पेस के लिए। सो उसे हम बोलते हैं हीट बजट, ठीक है? फैक्टर जो कि रेस्पॉन्सिबल हैं
फॉर द डिस्टर्बेंस ऑफ हीट बजट जैसे ग्रीन हाउस गैस इमिशन। भाई सीधी-सी बात है, जितनी भी जो आप कह सकते हो ग्लोबल वार्मिंग वाली चीज़ें हैं, वो इसको डिस्टर्बेंस करती हैं। रिडक्शन इन द थिकनेस ऑफ द ओज़ोन लेयर, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर। अब थोड़ा-सा मैं आपको बजट से और एक बारी देख लो आप, कैसे? तो बाय पिक्चर। मान के चलो 100% जो सोलर रेडिएशन आया, अब क्या होता है जो क्लाउड्स होता है बीच में, वहाँ से 27% जो है वो रिफ्लेक्ट हो गया स्पेस के लिए, ठीक है? आगे बात करें, फिर 2% बाय द अर्थ। अब 100% तो चल के आया, 2% यहाँ पे आइस या स्नो होगा, उससे 2% और वापस चला जाएगा, क्लियर कट है? उसके बाद जो स्कैटर्ड रेडिएशन का मतलब होता है कि जो धूल-कण वगैरह फैले होते हैं ना आप कह सकते हो एटमॉस्फेयर में, तो वहाँ से भी 6% वापस चला जाएगा। तो ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो ये हमारा चला गया 35% स्पेस में वापस। 100% तो आया सोलर रेडिएशन, पर वापस चला गया 35%, राइट? अब नीचे कितना बचा हमारे पास? नेक्स्ट, वो थोड़ा-सा देख लेते हैं कैसे? 70% जो है वो एब्ज़ॉर्ब कर लिया जाएगा बाय द अर्थ, ठीक है? वो कहाँ से करा जाएगा? स्कैटर्ड रेडिएशन के द्वारा। 30% एब्ज़ॉर्ब करा जाएगा, कहाँ से? बाय अर्थ के द्वारा। और एटमॉस्फेयर के द्वारा कितना? 40%। क्या? सोलर रेडिएशन। तो ओवरऑल अगर हम ऐड करेंगे, तो ये हमें मिल जाएगा लगभग यू कैन से दैट 65%। क्लियर कट है? चलिए आगे बात करते हैं। कलक्कड़ल, ये क्या है? तो वेदर एजेंसी ने अभी अलर्ट जारी करा है कोस्टल एरिया, केरला एंड तमिलनाडु में, ठीक है? पॉसिबिलिटी है ऑफ कलक्कड़ फिनोमेना की। तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो कलक्कड़ की ये एसेंशियल कोस्टल फ्लडिंग है, जो कि प्री मानसून से पहले आती है या फिर पोस्ट मानसून मानसून के बाद, ठीक है? सीज़न बाय द स्वेल वेव्स के थ्रू ऑन द साउथ वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। अब स्वेल वेव है वो क्या है? वो सीरीज़ है मैकेनिकल और सरफेस ग्रेविटी वेव जो जनरेटेड होती है बाय द डिस्टेंस वेदर स्टॉर्म्स के द्वारा, हरिकेन के द्वारा, और ये प्रोपेगेट होती है थाउज़ेंड ऑफ द माइल अक्रॉस द ओशियन एंड सी। क्लियर है? स्वेल वेव जो है वो प्रोपोगेट होगी इन द डायरेक्शन दैट डिफरेंट फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द विंड्स, ठीक? तो अब देखिए, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, ये हमने सारा कुछ देख लिया। अब ये प्लेसेस इन न्यूज़ है, चाहे तो आप पढ़ सकते हैं इसे, बट मैं फिर भी आपको एक रफली आइडिया दे दूँगा कि इसको कैसे आपको देख के चलना है। पर डे आप बना लें कि भई मेरे को ज़्यादा नहीं है, कहाँ से हम पेज शुरू करते हैं? लगभग 109 पेज से हमारा ये स्टार्ट हो जाता है। तो हम बात करेंगे लगभग 109 10 पेज मान लो आप, 20 पेज की प्लेसेस इन न्यूज़ है, ठीक है? थोड़ा-थोड़ा बहुत आपको देख के चलना है, और ये भी इंपॉर्टेंट होता है, ऐसा नहीं है छोड़ना है आपको। तो मैं बता दे रहा हूँ थोड़ा-थोड़ा आपको, जैसे रिवर इन न्यूज़ में जैसे सोनसरी की बात करें, ये न्यूज़ में क्यों है? तो अब ये न्यूज़ में है वो अलग मैटर है, पर हमें ये ज़रूर देख लेना है कि इसकी ट्रिब्यूटरी कहाँ है और ये कहाँ से थ्रू होती है, कहाँ से ओरिजिन होती है। अभी एग्रीमेंट हुआ है कॉम्प्रिहेंसिव फिशरीज मैनेजमेंट प्लान सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के रूप में, ठीक है? अच्छा, इसका ओरिजिन जो है वो कजिंग ग्लेशियर रेंज जो कि तिब्बत में पड़ता है। ये एंटर होती है इंडिया में अरुणाचल प्रदेश के द्वारा, और ये इसकी राइट विंग ट्राइब्यूटरी की बात करेंगे तो उसमें ब्रह्मपुत्र रिवर, और ये जॉइन होती है असम में आके। मेजर ट्राइब्यूटरी भी है इसकी, जैसे लारो, नई, यूमी, सारी, कमला, राइट? ये थोड़ा मैं स्पीड देके पढ़ूँगा क्योंकि आपको लगे कि यार हाँ, पूरा हमने पढ़ लिया है। जियाडल रिवर की बात करेंगे तो जिया ढल पढ़ सकते हैं इसे हम। ये फ्लो होती है डिस्टर्ब ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज, ठीक है? ये नॉर्थ बैंक ट्राइब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र की है। ओरिजिन की बात करेंगे तो ये लोअर हिमालय रेंज अरुणाचल प्रदेश से ओरिजिन है इसका। फ्लो होती है ये असम की साइड में, और ट्राइब्यूटरी ब्रह्मपुत्र मीट्स होती है कहाँ पे? ये मांजुली आइलैंड्स पे। कौन-सी? जियाडल रिवर्स, ठीक है? उसके बाद में हमें मिलती है तिजू एंड जुक्की रिवर्स। ये बात करें तो ये इनलैंड्स वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड नागालैंड गवर्नमेंट जो कंडक्ट करेंगे डिटेल फीजिबिलिटी स्टडी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल वाटरवे 101। चीज़ों की ओरिजिन की बात करेंगे तो नागालैंड से है, फॉल होती है ये चिनविन रिवर में, और मेन ट्राइब्यूटरी की बात करेंगे तो जुंकी, लान्या, लिकिमेरो, ठीक है? जुंकी की बात करेंगे तो ये बिगेस्ट ट्राइब्यूटरी है तिजू इन नागालैंड, राइट? उसके बाद है हमारे पास फिर अपर सियांग्स हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। तो ये लोकल्स इन अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट्स आर प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट द अपर सियांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन अरुणाचल प्रदेश। इसका जो ओरिजिन है वो अंगी ग्लेशियर से है, जो कि कैलाश रेंज में पड़ता है, और ये मानसरोवर लेक के समीप है, जो कि तिब्बत में है। मेजर ट्राइब्यूटरी की बात करेंगे तो लोहत और दिबांग, ठीक है? एंड मीट होती है दिहांग एंड लोहित रिवर जो कि असम में पड़ती है, एंड ये बिकम द ब्रह्मपुत्र, उसके बाद ये ब्रह्मपुत्र में आती है। अब बात करते हैं हम हमारे पास है सरावती रिवर की। तो ये एनजीटी ने भी बोला है कि कर्नाटका कर्व करे जो भी इल्लीगल माइनिंग हो रही है यहाँ पे, इल्लीगल सैंड माइनिंग, ठीक है? तो आप समझ रहे होंगे आप ये कर्नाटका साइड में ही होगी। सो ओरिजिन की बात करेंगे इसका होता है अम्बू तीर्थ वेस्टर्न घाट जो कि कर्नाटका में है। ट्राइब्यूटरी इसकी हरिद्वार थी एंड यन्ने होल एंड नागुड़ी। वाटरफॉल की बात करेंगे तो जोग वाटरफॉल है यहाँ पे, जो कि हाईएस्ट प्लग वाटरफॉल्स है। और उसके बाद पीए की बात करें तो सरवती वीए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज पीए बोले तो प्रोटेक्टेड एरिया। तो सारावती वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन द सारावती रिवर वैली। डैम इसमें महात्मा गांधी डैम, राइट? उसके बाद है फिर हमारे पास पेरियर रिवर। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ है, बहुत ज़्यादा फिश की जो डेथ हुई है, इसलिए न्यूज़ में है पेरियर रिवर। तो ये पर्नियल एंड लॉन्गेस्ट रिवर है केरला की, और इसका ओरिजिन होता है शिवगिरी हिल्स जो कि वेस्टर्न घाट में पड़ता है, और ये फ्लो होती है पेरियार टाइगर रिजर्व एंड रीच करती है कहाँ के लिए? पेरियार लेक के लिए। फ्लो होती है बेमनाड लेक में, एंड फाइनली ये मिल जाती है अरेबियन सी में। ट्राइब्यूटरीज की मुथिरा, पुजार एंड मुलियार एंड चेरुटोनी एंड पीरांजुटकुटी एंड इडमला, राइट? सो प्रोनाउंसिएशन के लिए थोड़ी मैं माफी चाहूँगा।
एंड मेजर डैम इसमें इडुक्की एंड मुल्ला पेरियार एंड एड़ामलयार, राइट? उसके बाद है हमारे पास नोयल रिवर की बात करेंगे तो ये पॉल्यूशन को फेस कर रही है क्योंकि इससे जो इसकी चोकिंग बढ़ गई है, थोड़ी चोकिंग मतलब जाम हो जाना ड्यू टू दी प्लास्टिक एंड सीवेज के कारण। इसका ओरिजिन जो है नयाल रिवर का, वो आप कह सकते हो विलिंगरी हिल से है, जिसे हम साउथ कैलाश कहते हैं। डिवीजन ऑफ द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व्स, ये ट्राइब्यूटरी है कावेरी रिवर की। क्लियर कट है? तो इस तरीके से देख-देख के चलना है हमें। फिर हम आगे चलते हैं। इंडियन अदर प्लेसेस इन न्यूज़, तो उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। हम बात करते हैं उनगंग ला पास की। तो अभी न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजिकल सक्सेसफुली यहाँ टेस्टेड हुआ है लगभग 100 केजी मैक्स टेक ऑफ वेट यानी M2A, जो कि अनमेन्ड एरियल व्हीकल्स के अंडर में है, ठीक है? ये वर्ल्ड का, अगर हम उनगा ला पास की बात करेंगे तो ये वर्ल्ड का हाईएस्ट मोट लेवल रोड जिसको कंस्ट्रक्ट करा गया बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन किस प्रोजेक्ट के अंदर? प्रोजेक्ट हिमांग के अंडर में, राइट? अच्छा, उमिंगला की बात करेंगे तो ये वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल पास है। उसके बाद हमें मिलता है मुल्ला पेरियार डैम। तो ये तमिलनाडु मूव टू सुप्रीम कोर्ट, तमिलनाडु सुप्रीम कोर्ट चला गया। इसने अलिजिंग दी केरला इज ऑब्स्ट्रक्टिंग द स्ट्रेंथन वर्क ऑफ मुल्ला पेरियार डैम। तो उसमें आप कह सकते हो कि उसपे यू कैन से दैट उसपे एलिंग लगाए हैं कि भाई जो है वो ऑब्स्ट्रक्टिंग कर रहा है अगर हम मुल्ला पेरियार डैम को करते हैं तो कौन? केरला। अच्छा, इसको कंस्ट्रक्ट हुआ था ये 1887 से 1895 में, और ये लोकेट है पेरियार टाइगर रिजर्व जो कि केरला में पड़ता है। इसका मेन पर्पस था कि ये डाइवर्ट करेगा वेस्टर्न एंड रिवर पेरियार ईस्टर्न टू दी तमिलनाडु, जो कि वैगई बेसिन में पड़ता है, और ये ऑपरेटेड एंड मेंटेन करा जाता है तमिलनाडु के द्वारा, ठीक है? तो सीधी-सी बात है, जो ऑपरेट कर रहा है, जो मेंटेन कर रहा है, अगर उसमें कोई छेड़छाड़ होगी तो वो तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा ही ना भई, तो केरला छेड़छाड़ कर रहा है। आगे बात करते हैं फिर हम लिपू लेक पास की। तो ये फर्स्ट बैच ऑफ पिलग्रिम जिसको माउंट कैलाश, जो कि ओल्ड लिपू लेक पास में है, ये लोकेट होता है इंटरनेशनल माउंटेन पास, जो कि व्यास वैली एंड उत्तराखंड में, और ये फॉर्म होता है ट्राई जंक्शन इंडिया, नेपाल एंड चाइना में, ठीक है? लिपू लेक पास, और ये इनहैबिटेड है बाय दी भूटिया। उसके बाद सियांग वैली की बात करेंगे तो इंडियन रिसर्च इन्होंने डिस्कवर करा है न्यू ब्लू कलर्स एंड एंटी स्पीशीज, जिसे हम पैरापेरिट्रिचना नीला, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा आपको याद रखना है, ये मैं प्रोनाउंसिएशन के लिए माफ़ी चाहूँगा। पारा या फिर परा ट्रेंचिनिया नीला, ठीक है? तो ये एक स्पीशीज़ है जिसको फाउंड करा गया है सियांग वैली में, ठीक है? ये लाइज़ है प्राइमरीली अरुणाचल प्रदेश में, अगर हम सियांग वैली की बात करें, और पार्ट है ईस्टर्न हिमालय बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट का, एंड ट्राइबल ग्रुप इसमें नियसी आदि ट्राइब्स, ठीक है? उसके बाद हम बात करते हैं प्रोमनीडा बीच पुडुचेरी। ये यू कैन से टर्न हुआ है रेड ड्यू टू प्लैंकटन क्रैश की वजह से, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा आपको याद रखना है कि प्रोमनेड बीच जो है वो आपको पुडुचेरी में मिलेगा, और ये अभी रेड हो गया है प्लैंकटन क्रैशेस की वजह से। चलिए, अब देखिए, अब ये चीज़ें ना ये देखनी होती हैं आपको, और यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा नहीं, देखो एक बार में बैठोगे तो दिक्कत आने लगेगी, थोड़ा-थोड़ा देख के चलना है हमें। आगे बात करते हैं हम इंटरनेशनल की, तो वाटर बॉडीज़ की। तो इंटरनेशनल वाटर बॉडीज़ कौन-कौन सी न्यूज़ में है? जैसे हम बात करेंगे सियन रिवर की। तो अभी पेरिस यू कैन सी दैट मयूर टूक अ प्री ओलंपिक टू प्रूव इट्स क्लीन लाइन्स। तो कुल मिला के ये है कि प्री ओलंपिक से पहले हम इसको क्लीन लाइन्स की बात कर रहे हैं सियन रिवर को, ठीक है? ये फ्रांस की सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है आफ्टर द लोरे, ये याद रखना है आपको, ठीक है? एंड एम्पटीज़ इंटू द इंग्लिश चैनल, तो ये एम्पटी होती है कहाँ पे? इंग्लिश चैनल में, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा आपको देखना है कि ये कहाँ पे नहीं है सियन रिवर। उसके बाद है नार्वा रिवर। ये यू कैन सी दैट न्यू डिस्प्यूट इमर्ज बिटवीन द रशिया एंड एस्टोनिया। तो देखिए, ये कहाँ पे मिलेगी आपको? रशिया एंड एस्टोनिया में, अराउंड द रिमूवल ऑफ नेविगेशंस मार्केट ऑन द रिवर्स, ठीक है? उसके बाद हम बात करते हैं उराल रिवर की। तो यहाँ पे क्या है, वाटर लेवल जो है वो बढ़ गया है। क्यों? स्नो मेल्टिंग की वजह से, ठीक है? स्नो मेल्टिंग मतलब बर्फ का पिघलने की वजह से वाटर लेवल बढ़ गया है उराल रिवर का, और ये ओरिजिनेट होती है उराल माउंटेन से, और ये एम्पटी होती है कैस्पियन सी में। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। यूरोप की बात करेंगे तो ये थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर है आफ्टर वोल्गा, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। यहाँ से यूपीएससी में क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है? अब बात करते हैं अराल सी की। तो डेजर्ट इमर्ज ड्यू टू ड्राइंग अप द अराल सी मेड सेंट्रल एशिया एंड मच डस्टीज प्लेसेस। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास लेक टरकाना, इसकी बात करेंगे तो फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे है जो लगभग 50 साल में हो रहा है ये, जिसको लीड कर रहा है यूनेस्को एंड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। अफ्रीका की बात करेंगे, ये फोर्थ लार्जेस्ट लेक है, क्या? लेक टरकामा। तो ये आप देख रहे हैं कि अफ्रीका की फोर्थ लार्जेस्ट रिवर है, और उसके बाद यू कैन सी दैट वर्ल्ड की लार्जेस्ट परमानेंट डेजर्ट है एंड एल्कलाइन लेक है। क्लियर कट है कौन सी? लेट लेक टरकाना। उसके बाद है लेक करीबा, इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे वाटर लेवल जो है वो ड्रॉप हुआ है 30% और ऑफ इट्स कैपेसिटी ड्यू टू एल नीनो। अब देखिए, एक बार पूछ रहा था कि एल नीनो ला नीनो से कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता, भाई इम्पैक्ट पड़ता है, ला नीनो हो या एल नीनो हो, और इसको ये फॉर्म करता है डेमिंग जेम्बी रिवर, जो कि 1955 में, ठीक है? उसके बाद है हमारे पास पैंटानल वेटलैंड्स, इसकी बात करेंगे तो ये ग्रैपलिंग विद द डिवास्टिंग वाइल्ड लाइफ। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्रॉपिकल वेटलैंड्स है, ठीक है? कौन सी? पैंटानल वेटलैंड्स, और ये स्प्रेड है बोल्विया, ब्राजील एंड पैराग्वे। तो याद रखना है आपको, ये 3 कंट्रियों में है। कौन-कौन से? ब्राजील और बोल्विया एंड पैराग्वे। कॉम्प्रिहेंसिव यूनेस्को वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट्स एंड बायोस्फीयर रिजर्व एंड 2 रामसर साइट्स, ठीक है? यहाँ पे ये चीज़ें और कंप्राइजेज़ हैं। मतलब यूनेस्को वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज भी है यहाँ पे, बायोस्फीयर रिजर्व भी है, और 2 रामसर साइट भी है।
लेक कौरी की बात करेंगे तो ये फेस कर रही है बिलो नॉर्मल वाटर लेवल केजिंग एक्सट्रीम वाटर टेम्परेचर, ठीक है। अच्छा, आगे बात करते हैं, फिर है हमारे पास हम्बोल्ट या फिर ला कोरोना ग्लेशियर। वेनेजुला जो है वो लास्ट स्टैंडिंग ग्लेशियर है इन द एंडीज, ठीक है। श्रंक टू साइज दैट नो लॉन्गर क्वालिफाइज इट एज अ ग्लेशियर, ठीक है। तो आपको देखना है कि वेनेजुला जो है वो लास्ट स्टैंडिंग ग्लेशियर रखता है जिसे एंडीज में, ठीक है, और ये श्रंक हो रहा है। आगे हमारे पास क्या है फिर नील के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या है। एग्रीमेंट ऑन द इक्विटेबल यूज ऑफ वाटर, मतलब इक्विटेबल तरीके से हम वाटर को यूज करेंगे फ्रॉम द नील एंड रिवर बेसिन हैज कम इनटू फोर्स। ये जो नेगोशिएटेड हुआ है वो 9 कंट्रीज के द्वारा हुआ है। तो कुल मिला के ये कि एग्रीमेंट हो रहा है इक्विटेबल यूज ऑफ वाटर रिसोर्स को लेके। सो ये बुरुंडी 9 कंट्री हैं एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो, इजिप्ट, इथियोपिया, केन्या, रवांडा, सूडान, तंजानिया एंड युगांडा। तो ये थोड़े कंट्री आपको माइंडसेट बना के रखने हैं कि नील जो नदी है उसको 9 कंट्री जो है वो इक्विटेबल यूज की बात कर रहे हैं। वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर ओरिजिनेट होती है फ्रॉम द रिवर दैट फीड लेक विक्टोरिया, ड्रेन्स इनटू द मेडिटेरियन सी, और ये ड्रेन होती है कहाँ पे, मेडिटेरियन सी में। दो मेन ट्राइब्यूटरीज हैं, व्हाइट नील एंड ब्लू नील्स, ठीक है। व्हाइट नील की बात करेंगे तो ये ओरिजिनेट होती है फ्रॉम द बुरुंडी एंड द रवांडा। ब्लू नील की बात करेंगे तो ये ओरिजिनेट होती है इथोपिया से। क्लियर कट है। तो इस तरीके से देखना होता है, मैं हल्का हल्का न्यूज का क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है हमारे पास। आगे बात करते हैं हम, फिर हमारे पास यहाँ इंटरनेशनल जियोग्राफिकल फीचर्स की बात करते हैं। तो अफ्रान ट्रायंगल्स इसकी बात करेंगे। जो जियोलॉजिस्ट होते हैं उन्होंने प्रेडिक्ट करा है कि इमर्ज ऑफ ए न्यू ओशन हियर, यहाँ पे एक नया ओशन है, रिप्रेजेंट द नॉर्थ मोस्ट पोर्शंस ऑफ द ग्रेट रिफ्ट वैली, ठीक है। तो ये यहाँ पे नॉर्थ मोस्ट पोर्शंस है ग्रेट रिफ्ट वैली का। वन ऑफ द मोस्ट जियोलॉजिकल एक्टिव रीजन्स ऑन द अर्थ वेयर न्यूऑन्स, सोमाली एंड अरेबियन प्लेट जो है वो कन्वर्ज होती हैं। कहाँ पे, अफ्रान ट्रायंगल में, ठीक है। यहाँ पे अफ्रान ट्रायंगल मिलेगा आपको। क्लियर कट है। कहाँ पे, अफ्रीका में, ठीक है। अच्छा, आगे बात करते हैं फिर हमें मिलता है वाटगे क्रेटर्स। इसकी क्या है, ये न्यूली कैप्चर करा गया है एरियल फुटेज, ठीक है। ये ईयरली ग्रोथ होता है एज द फ्रोजन ग्राउंड मेल्ट्स, ठीक है। नोन एज गेटवे टू दी अंडरवर्ल्ड, ये अंडरवर्ल्ड का गेटवे है, और डोरवे टू हेल, और हेल का ये डोरवे है। वर्ल्ड का बिगेस्ट फर्माफ्रॉस्ट क्रेटर है, कौन सा, वाटगे क्रेटर, ठीक है। अब ये कहाँ मिल रहा है आपको, मे बी में आप देख रहे होंगे, ये हमारा है नॉर्थ एशिया, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं अटाकामा डेजर्ट की। रिसर्चर ने फाउंड करा है बायोस्फीयर ऑफ एक्सट्रीम्स माइक्रोब्स 13 फीट बिलो इट, ठीक है, बिटवीन एंडीज माउंटेन एंड पैसिफिक ओशियंस में। तो अटाकामा डेजर्ट आपको मिलेगा एंडीज माउंटेन एंड पैसिफिक ओशियंस में। यहाँ पे इन्होंने बायोस्फीयर जो है वो जिसके एक्सट्रीम माइक्रोब्स हैं लगभग 13 फीट बिलो इट। उसके बाद हमें मिल जाता है कॉन्गो बेसिन्स, ये क्या है, तो यहाँ पे काकुआ फॉर्मिंग सर्च इन कांगो बेसिन्स ड्यू टू राइजिंग चॉकलेट, ठीक है। आप ये आपने सुना होगा कि चॉकलेट जो है सबसे ज्यादा कहाँ फॉर्म होती है, कांगो बेसिन्स में, ठीक है। अच्छा, अब वो जो चॉकलेट बनती है वो एक्चुअली में डिफॉरेस्टेशन, चॉकलेट डिमांड लीडिंग टू डिफॉरेस्टेशन होता है। हैज़ वर्ल्ड की सेकंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है आफ्टर अमेज़न, कौन, कांगो बेसिन्स। तो याद रखना है आपको, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में अमेज़न के बाद कांगो बेसिन्स आता है। अगर आप कहें इसे तो लंग्स ऑफ अफ्रीका के नाम से भी जाना जाता है ये। लार्जेस्ट कार्बन सिंक है पूरे वर्ल्ड का ये, और यहाँ पे वर्ल्ड की लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीटलैंड्स हैं। क्लियर कट है, कहाँ पे, कांगो बेसिन्स में। आगे बात करते हैं हम अंटार्कटिका की। तो ये प्लांट है कवर इज इंक्रीज ड्यू टू क्लाइमेट क्राइसिस, ग्रीनिंग ऑफ अंटार्कटिका, ठीक है। अब उसके बाद हमें मिलता है मरकरी आइलैंड्स। तो उसकी बात करें तो डॉक्यूमेंट्री फिल्म ऑन कंजर्वेशन ऑफ द मरकरी आइलैंड्स प्रीमियर इन 18th मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स, ठीक है। अच्छा, तो डॉक्यूमेंट्री एक फिल्म है जो कि कंजर्व करने की बात करती है मरकरी आइलैंड्स को, ठीक है। सो रिकॉग्नाइज एज द इंपोर्टेंट वर्ल्ड एरिया आईवीए बाय द वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल। नोट की बात करेंगे तो न्यूजीलैंड जो है वो हैज अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स नेम्ड मरकरी आइलैंड्स, ठीक है। अच्छा, आगे बात करते हैं फिर हम, अब क्या रह गया हमारे पास, अटकामा हमने देख लिया। हमारे पास है माउंट इरवस। इट इज ए एक्सपेलिंग पॉकेट ऑफ द गैस कंटेनिंग क्रिस्टलाइज्ड गोल्ड, ओनली वन टू इमिट इन मेटालिक फॉर्म्स, क्या, माउंट ईयरवस, ठीक है, ईयरवस। उसके बाद हमारे पास रोज आइस शेल्फ की बात करेंगे तो अंटार्कटिका रोज आइस शेल्फ मेक सडन जंप्स अकरिंग व्हेन टू सेक्शन ऑफ आइस प्रेस अगेंस्ट ईच ट्वाइस अ डे। जंप्स माइट केजेस आइस क्वैक्स सिस्मिक डिस्टर्बेंस विद इन द आइस, ठीक है। तो ये थोड़ा थोड़ा हमें देख के चलना होता है क्या नहीं हमारे पास इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं हम, राइट, क्योंकि मैं यहाँ पे बस रीड करा दे रहा हूँ, बाद बाकी देखना सब आपको है। पनामा की बात करेंगे तो ये कहाँ का मिल रही है, गल्फ ऑफ पनामा, पनामा कैनल्स, यहाँ पे कैरिबियन सी मिलेगा आपको, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन मिलेगा, गोटे चेरी मिलेगा, इधर इधर कोस्ट रिका मिलेगा। पनामा की बात करेंगे तो उसकी कैपिटल क्या है, पनामा सिटी है। फर्स्ट नेम नेशंस है जो कि इवैक्यूएट करा आइलैंड्स कम्युनिटी को फ्रॉम द आइलैंड्स टू गैडी यू कैन सर्च अप आइलैंड्स ओवर द क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट की वजह से, ठीक है।
अच्छा, आगे बात करेंगे चाइना की, तो उसकी कैपिटल बीजिंग है। इसने अनवील करा है वर्ल्ड का फर्स्ट डोल टावर सोलर थर्मल पावर प्लांट यानी टीपीपी व्हिच बूस्ट एनर्जी एफिशिएंसी लगभग 24%, ठीक है? थोड़ा-सा आपको देखना है कि चाइना के बारे में तो हमें पता ही रहता है अभी, मंगोलिया इसके अपर साइड में है ना? इधर कजाकिस्तान मिल जाएगा आपको, तो सराउंडेड बॉर्डर भी देख लेने हैं हमें। फिर हमें मिलता है यूके, इसकी कैपिटल लंदन है। ये पहला कंट्री बना है जो कि स्टॉप कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शंस को फ्रॉम द कोल पोस्ट द क्लोजर ऑफ इट्स लास्ट कोल वेस्ट पावर प्लांट। तो आप देख रहे हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कोल से बनती है उसको ये स्टॉप करने की बात कर रहा है कौन? यूके, ठीक है? तो उसके बारे में बात करेंगे यहाँ पे, इधर आपको नॉर्थ सी मिलेगा, इधर नॉर्थ अटलांटिक सी मिलेगा, ठीक है? यूके की बात करेंगे तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे स्कॉटलैंड है, इधर इंग्लैंड है एंड वेल्स है एंड इसले ऑफ मेन है, इधर आपको नॉर्दर्न आइलैंड्स मिलेगा। आगे बात करते हैं कोलंबिया की, तो इसकी कैपिटल है बोगाटो। कई बार कैपिटल भी पूछ ली जाती है हमसे, ठीक है? तो बोगोटा की बात करें तो स्टार्ट वाटर रेशनिंग्स ड्यू टू लो लेवल ऑफ वाटर इन इट्स रिजर्वियर। सो कोलंबिया यहाँ पे आप देखेंगे, इधर वेनेजुएला है, इधर ब्राज़ील है, ठीक है? कैरिबियन और पैसिफिक ओशन के ये यू कंसीडर सदर्न साइड में पड़ता है। आगे फिर हमें मिलता है मलेशिया, तो मलेशिया की कैपिटल जो है वो कुआलालंपुर है। ये एक्चुअली में क्या है, ए कम्युनिटी ऑफ सी फेयरिंग पीपल इन मलेशिया, ठीक है? द इंडिजिनियस बजाऊ आर बीइंग इवैक्यूएटेड टू मेक वे फॉर रैपिड अर्बनाइजेशंस इन सवान एंड मलेशिया, बोर्नोई। तो यहाँ पे क्या है कि एक कम्युनिटी है जो सी फेयरिंग पीपल है, कहाँ पे? मलेशिया में। ठीक है? तो वो इंडिजिनियस बजाऊ, है ना? के टाइप से होते हैं। तो अब इसमें थोड़ा-सा हमें देख लेना कि कौन-कौन सी कंट्रीज़ के पास में है। देखिए इधर आपको मिल जाएगा, मलेशिया की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा कंबोडिया, इधर थाईलैंड, इधर कुआलालंपुर ये एक्चुअली में इसकी कैपिटल है एंड सिंगापुर पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है? इंडोनेशिया मिलेगा, इधर ब्रुनोई मिलेगा, वियतनाम मिलेगा, यहाँ पे फिलीपींस है। पैसिफिक एंड इंडियन ओशन के मिड में पड़ता है ये, राइट? आगे बात करते हैं डेनमार्क की। तो डेनमार्क की जो कैपिटल है वो कोपेनहेगन है। इसने इंट्रोड्यूस करेगा ये यू कैन सी दैट टैक्स ऑन लाइवस्टॉक कार्बन डाइऑक्साइड पे, ठीक है? कार्बन डाइऑक्साइड पे ये टैक्स को इंट्रोड्यूस करेगा एमिशन फ्रॉम द 2030, मेकिंग इट इज़ द फर्स्ट कंट्री टू डू सो, और ये पहली कंट्री होगी इसको करने वाली। तो डेनमार्क की अगर हम बात करेंगे तो इधर आपको जर्मनी मिलेगा, इधर पोलैंड मिलेगा, ठीक है? स्वीडन एंड नॉर्वे एंड यूनाइटेड किंगडम। तो ये थोड़ी-सी आपको इसकी सराउंडेड कंट्री ज़रूर देखनी है क्योंकि यूपीएससी का मोस्ट फेवरेट टॉपिक है। चलिए आगे बात करते हैं हम। तो यहाँ पे मैं स्पीड दे रहा हूँ, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि यार हमें हमको तो ऐसी बात नहीं, कुछ क्वेश्चन्स भी हैं उसको भी टैकल करेंगे, बट हमें थोड़ा-सा स्पीड देके इससे पढ़ के निकलना है। सो आगे बात करते हैं, जो डिसास्टर अफेक्ट एरिया है इन न्यूज़, सो उनको देखते हैं। आइसलैंड्स की बात करेंगे तो वोल्केनिक इरप्शंस इन सुंदू काइगर वोल्केनो फ्रॉम द 5th टाइम सिंस दिसंबर। तो यहाँ पे वोल्केनिक एक्टिविटी जो है वो कौन-सा है? सुदू काइगर्स, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा याद रखना कि आइलैंड्स में पड़ता है, आइसलैंड में। सूडान की बात करेंगे तो यहाँ पे डैम जो है वो कोलैप्स हुए हैं इन ईस्टर्न सडन आफ्टर हेवी रेनफॉल की वजह से, ठीक है? तो अब ये क्वेश्चन्स यूपीएससी में पूछ लिया जाता है कि डैम कोलैप्स कहाँ पे हुए? तो सूडान में हुए, ठीक है? और अगर हम बात करेंगे 5th टाइम जो है वोल्केनिक जो एक्टिविटी इरप्शंस हुए हैं, तो वो थोड़ा-सा हो सकता है पूछ ले आपसे। इंडिया की बात करेंगे तो क्लाउड बर्स्ट है ना, अरुणाचल प्रदेश ये देखने को मिला। ताइवान में बात करेंगे तो क्यूक जो मैग्नीट्यूड है वो लगभग 7.4 नोटिस करा गया और ये 25 साल में सबसे बड़ा है। फिलीपींस में क्या है? ऑयल स्पिल देखा गया, ठीक है? इन्हें मनीला, तो ये एक रफली रफली आइडिया देना है। ऐसा नहीं है यूपीएससी क्वेश्चन नहीं पूछता, मैं फिर बता रहा हूँ आपको। या पूछ लेता है कि व्हाई इन न्यूज़ दिस कंट्री, ठीक है ना? छोड़ना नहीं है भाई कुछ भी। इंडोनेशिया की बात करेंगे तो यहाँ वोल्केनिक इरप्शन मिले माउंट राउंस में, ठीक है? ये ट्रिगर है हाईएस्ट लेवल ऑफ द अलर्ट्स। पापुआ न्यू गिनी की बात करेंगे तो यहाँ पे मैसिव लैंडस्लाइड हुई, ठीक है? और केन्या की बात करेंगे, यहाँ पे फ्लड देखे गए हैवी रेनफॉल की वजह से। जिम्बाब्वे की बात करें तो यहाँ पे सूखा देखा गया, ठीक है? नाइजीरिया की बात करें तो यहाँ फ्लड देखा गया, ठीक है? अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं ब्राज़ील, तो यहाँ भी फ्लड था। बोल्विया, यहाँ पे वाइल्ड फायर यानी जंगल में आग लगी एंड स्पेन की बात करेंगे तो यहाँ भी फ्लड देखा गया। तो इस तरीके से देखना होता है। अब देखिए, ये याद करने के लिए नहीं जाता, बस थोड़ा-थोड़ा हमें देखना है कि कौन-सी कंट्री क्यों न्यूज़ में है। अब ऑयल स्पिल पूछ लिया आपसे, कहाँ पे देखी, क्यों नहीं? तो आप यहाँ कन्फ्यूज़ हो जाओगे, यार ये कहाँ है? ध्यान नहीं आ रहा मेरे को। तो ये क्वेश्चन जो है वो पूछ लेता है कभी-कभार न्यूज़ में। अब बात करते हैं हम अ, प्रोटेक्टेड एरिया इन द न्यूज़। तो देखिए इसकी मैं बात बताऊँ आपको, ये थोड़े-थोड़े आपको देख लेने हैं। जैसे ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये अरुणाचल प्रदेश में मिलेगी आपको। सुनाई रुपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी आपको यहीं मिलेगी। उसके बाद बात करते हैं हम सुकमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये छत्तीसगढ़ में मिलेगी आपको, ठीक है? उसके बाद बात करते हैं गांधी सागर डैम, ये आपको मिलेगा एमपी में। पेंच टाइगर रिजर्व, ये भी एमपी में। सह्याद्री टाइगर रिजर्व, ये महाराष्ट्र में मिलेगा आपको। उसके बाद बात करते हैं हम, ये देखनी है हमने लोकेशन। फिर हमें मिलता है भद्रा टाइगर रिजर्व, ये कर्नाटक में मिलेगा। उसके बाद हमें मिलता है कोंडिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आंध्र प्रदेश में। मुडुमलाई टाइगर रिजर्व, ये तमिलनाडु में। और फिर हमें मिलता है मुरुगन नेशनल पार्क, ये भी आंध्र प्रदेश में। गुरु घासीदास तिमूर पिल्ला, ये हमें मिलेगा यू कंसीडर छत्तीसगढ़ में, राइट? वो छत्तीसगढ़ नहीं, मैं गलत पड़ गया, ये चंडीगढ़ है अपना। आगे बात करते हैं फिर हम कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये बिहार में मिलेगी आपको। काजीरंगा नेशनल पार्क, ये असम में मिलेगा। क्लियर कट है? तो इस तरीके से हमें ये देखना होता है। और एक और है हमारे पास ट्रू नगरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि ये हमें मिलेगी तेलंगाना में। क्लियर कट है? और फिर हमें मिल जाते हैं इसी में मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व, तमिलनाडु, और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, ये भी तमिलनाडु। अब क्वेश्चन क्या बना है, ये देखते हैं। ये 2020 का क्वेश्चन है यूपीएससी का, ठीक है? सो यहाँ पूछा गया है हमसे, which one of the following protected area is well known for the
कंजर्वेशन ऑफ द सब स्पीशीज ऑफ इंडियन स्वैम्प डियर। तो बारहसिंगा सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है? तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसका कमेंट बॉक्स में आप मेरे को जवाब देंगे, ठीक है? ये देखना होता है हमें कि कौन सी चीज़ें कहाँ पर हैं। आगे देखते हैं, तो ये सारी चीज़ें वही हैं, तो आपको देखना है कि कुंडिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये सारा कुछ आप एक बारी देख लेंगे, इसे रफली आइडिया ले लेंगे इसका, ठीक है? वो हमने बाद बाकी न्यू उसमें तो देख लिया ना, जो क्या कहते हैं उसको, मैप में, राइट? अब हम आ जाते हैं स्पीशीज़ इन न्यूज़, ठीक है? तो बात करते हैं। तो एज़ पर द अमेंडमेंट मेड अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2022 हुआ, जितनी भी स्पीशीज़ हैं, वो कवर्ड होंगी अंडर अपेंडिक्स ऑफ दीज़ साइट्स आर नाउ लिस्टेड अंडर शेड्यूल 4th ऑफ द एक्ट, ठीक है? तो जितनी भी यू कैन से दैट जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट हुआ है 2022 वाला, तो सारी स्पीशीज़ जो हैं वो शेड्यूल 4th में आएँगी। तो अब हम बात कर लेते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल, मतलब जो आप लैंड पे पाए जाते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो थोड़ा-थोड़ा हमें देखना है, इंडियन वॉल्फ की बात करेंगे तो ये लीस्ट कंसर्न में है साइट्स में, ठीक है? और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1st में। उसके बाद हिमालय वॉल्फ और तिब्बतन वॉल्फ ये भी है, ये वनरेबल में है, ये साइट्स की वनडे फर्स्ट में है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के ये भी शेड्यूल फर्स्ट में है, क्लियर कट है? तो ये थोड़ा-सा देखना है। अब इसके लिए हमने चलाया ऑपरेशन भेड़िया हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द यूपी गवर्नमेंट टू कैप्चर द मैन ईटिंग वॉल्फ इन यूपी, ठीक है? तो इनका काम होगा कि जो भी इसमें लॉन्च करा गया यूपी गवर्नमेंट में, जो ये कैप्चर करेगा जो भी मैन ईटिंग वॉल्फ है, यानी कि जो मैन को खाने वाले हैं उनको वॉल्फ को उनको पकड़ेगा, ठीक है? जो वॉल्फ मैन ईटिंग है, राइट? उनको। कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे तो एक्सट्रीमली सोशल लिविंग इन अ पैक ऑफ 6 एंड 8 इंडिविजुअली रन एट वेरी हाई स्पीड, ये इसके बारे में थोड़ा दिया है, वॉल्फ के बारे में भेड़िया, सुना ही होगा आपने। मोनोगामस की बात करेंगे एंड फॉलो मेल डोमिनेंस हायरार्की है। कम्युनिटी जो है विद डिफरेंट वोकलाइजेशंस एंड सेंट मार्केटिंग। ठीक है, मार्किंग। हैबिटेट की बात करेंगे तो इंडियन वॉल्फ जो है वो पेनिनसुलर इंडिया, जो राजस्थान और गुजरात में मिलेंगे आपको। हिमालयन वॉल्फ और तिब्बतन वॉल्फ जो कि वनरेबल कैटेगरी में आता है, ये अपर ट्रांस हिमालयन रेंज में मिलेगा। उसके बाद है हमारे पास रेड पांडा। इसकी बात करेंगे तो ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में है, स्टार्ट की अपेंडिक्स फर्स्ट में है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल फर्स्ट में है। लगभग 22 स्पीसीज हैं जो कि कवर है अंडर स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम के थ्रू। कॉन्टेक्स्ट की बात करेंगे तो रेड पांडा प्रोग्राम ऑफ दार्जिलिंग पैड माजा नायडू हिमालय जू हैज़ बीन सेलेक्टेड है फाइनलिस्ट फॉर 2024। वाजा यानी कि वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जू एंड एक्वेरियम्स कंजर्वेशन अवार्ड। तो रेड पांडा प्रोग्राम जो है वो दार्जिलिंग पैडमारा नायडू हिमालय जू के द्वारा लॉन्च करा गया, ठीक है? अच्छा, आगे बात करेंगे इसके बारे में, रेड पांडा के बारे में। तो ये स्मॉल आर्बोरियल मैमल्स हैं जो इंडिकेटर स्पीशीज में काउंट होती हैं और द इकोलॉजिकल चेंज के लिए। स्किल इनका क्या है, ये क्लाइंबर होते हैं, मतलब चढ़ने वाले होते हैं, नॉक्चुरल होते हैं एंड यूजिंग सॉलिटरी, और अकेले रहते हैं बट कम टुगेदर इन पेयर ऑफ ब्रीडिंग सीजन। ब्रीडिंग सीजन में ये एक साथ हो जाते हैं। ज़्यादातर ये एक्टिव होते हैं ट्विलाइट आवर्स में ऑफ अर्ली मॉर्निंग एंड इवनिंग, ठीक है? जैसे क्रॉस प्लुरल एंड और सिक्किम जो है वो का ये स्टेट एनिमल है, रेड पांडा। हैबिटेट की बात करेंगे तो ये मिक्स डेसिडियस एंड कॉनिफर फॉरेस्ट विद द डेंस अंडर स्टोरीज ऑफ वोम्बो, ठीक है? डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो इंडिया में ये सिक्किम, वेस्ट बंगाल, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, चाइना में देखने को मिलेगा। आगे हम बात करते हैं एशियाटिक लॉइन की। तो ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में, साइट्स के अपेंडिक्स फर्स्ट में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल फर्स्ट में। लगभग 22 स्पीशीज हैं जो कि स्पीशी रिकवरी प्रोग्राम में आती हैं। कॉन्टेक्स्ट की बात करेंगे तो ये क्यू न्यूज़ में है। तो 6 एशियाटिक लॉन हैं जो माइग्रेट हुए हैं फ्रॉम द गिर फॉरेस्ट टू वार्डा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है? इसलिए इसके कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे तो ये स्लाइटली स्मॉलर देन दी अफ्रीकन लॉइन, तो अफ्रीकन लॉइन से ये थोड़े से छोटे होते हैं। मेल जो है वो ओनली मॉडरेट मेन ग्रोथ एट द टॉप ऑफ द हील, ठीक है? लॉइन जो है वो पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन, नो पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन, तो इनका कोई पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन नहीं होता। और हैबिटेट की बात करेंगे तो ये गिर फॉरेस्ट में है एंड अदर प्रोटेक्टेड एरिया इन गुजरात, सौराष्ट्र रीजन्स में। कंजर्वेशन मीजर की बात करेंगे तो प्रोजेक्ट लॉन्च चलाया हमने अगस्त 15 2020 से। आगे हमारे पास चीता। तो चीता की बात करें, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड में है, साइट के अपेंडिक्स फर्स्ट में है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल फर्स्ट में। सारे शेड्यूल फर्स्ट में देखने को मिल रहे हैं। कॉन्टेक्स्ट न्यूज़ में क्यों है, तो गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये चूज़ करा गया एज़ द सेकंड होम ऑफ द ट्रांसलोकेशंस ऑफ चीता। तो गांधी सागर पहले आप मुझे बताएँगे कि हम एमपी में लेके आए थे, तो वो कौन से चीता को लेके आए थे, तो वो किस वाइल्ड लाइफ में लेके आए थे, ठीक है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे तो ये बिग कैट के रूप में है, लायन, टाइगर, लियोपार्ड, जगुआर, चीता, है ना? डोंट्रोस। तो उनके अदर अनलाइक उनके विपरीत, ठीक है? ये अदर बिग कैट है जो कि नॉट रोडेंट में है। वर्ल्ड का फास्टर मैमल्स है, चीता तो आपने सुना होगा, बहुत तेज दौड़ता है एंड ओनली लार्ज कार्निवोर टू बी एक्सटिंक्ट इन इंडिया, और ये ऐसा कार्निवोर है, यू कैन से दैट, जो एक्सटिंक्ट है इंडिया में 1952 से, ठीक है? इसलिए हम इसको लेके आ रहे हैं। अफ्रीकन चीतन की बात करेंगे तो अफ्रीकन चीता जो है वो सब सहारा अफ्रीका यानी कि नामीबिया होल्ड द लार्जेस्ट पॉपुलेशंस, ठीक है? एशियाटिक चीता की बात करेंगे तो लिमिटेड टू आयरन राइट लैंडस्केप। कंजर्वेशन मेजर्स की बात करेंगे तो प्रोजेक्ट चीता चलाया हमने, ठीक है? ये वर्ल्ड का फर्स्ट इंटर कॉन्टिनेंटल लार्ज वाइल्ड कार्निवोर ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट है, जो इस पार्ट है इसमें प्रोजेक्ट टाइगर भी। इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी इसकी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी यानी एनटीसी है, राइट? अच्छा, उसके बाद हम नीलगिरी ताहार की बात करते हैं। तो ये आपका सॉरी या
सो ये आपका इंडेंजर्ड कैटेगरी में है, वाइल्ड लाइफ शेड्यूल के 1972 में है। लगभग ये भी 22 जो स्पीशीज़ रिकवरी प्रोग्राम है, उसमें आता है। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अभी एग्जीक्यूटिंग अ सिंक्रोनाइज़ सर्वे टू एस्टिमेट द पॉपुलेशन ऑफ नीलगिरी। तो नीलगिरी ताहार की हम यू कैन से दैट पॉपुलेशन को एस्टिमेट करने के लिए एक सर्वे चलाया गया है तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा इसलिए न्यूज़ में है। कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे तो ओनली माउंटेन बुलेट यू कैन से दैट एनिमल विद हूप्स, ठीक है? दे सदर्न इंडियन अमॉन्ग्स्ट द 12th स्पीशीज़ प्रेजेंट इन इंडिया। लोकली इसको वायराइडू के नाम से भी जाना जाता है। 2 एपिक्स हैं इसके शिला पित्तीकरण एंड शिवा कासिंदमानी मेंशन इट्स डिस्क्रिप्शंस, ठीक है? ये 2 इसके एपिक्स हैं। हैबिटेट की बात करेंगे तो ये एंडेमिक होता है कहाँ पे? वेस्टर्न घाट्स में एंड एर्नाकुलम नेशनल पार्क, अन्नाई मलाई हिल्स, ये केरला में पड़ती है, ये होम है इनका, यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। कंजर्वेशन मेजर की बात करेंगे तो ये स्टेट एनिमल है तमिलनाडु का एंड अक्टूबर 7 को डिक्लेयर करा गया नीलोत्तराय डे बाय डे तमिलनाडु, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा हमें देखना है। उसके बाद हमें हुलुक गिबन मिलता है, तो ये 2 होते हैं, एक वेस्टर्न हुलुक गिबन और एक ईस्टर्न हुलुक गिबन। वेस्टर्न जो इंडेंजर्ड कैटेगरी में सिटी साइट्स के अपेंडिक्स फर्स्ट में और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल फर्स्ट में। ईस्टर्न हुलुक गिबन जो है वो भी वनरेबल में है, सॉरी वो तो इंडेंजर्ड में, ये वनरेबल में। अपेंडिक्स फर्स्ट एंड 1972 के शेड्यूल फर्स्ट, राइट? अब हुआ क्या है कि नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ इसने अप्रूव करा है ऑयल एक्सप्लोरेशंस इन द असम होलोंगरो गिवन सेंचुरी में, इसलिए न्यूज़ में है। ये 2 टाइप के होते हैं, ये भी नियम पढ़े थे, वेस्टर्न हुलुक गिवन्स एंड ईस्टर्न हुलुक गिवन्स। ज़रूरी नहीं है आप याद रखो, ठीक है? एरोवियल, डायरोनियल एंड हाई टेरोरियल्स हैं। सेक्सुअल डिमॉर्फिज्म इन अ 4 कलर। तो ईस्टर्न्स की बात करेंगे तो ईस्टर्न में आपको ये मिलेंगे ब्लैक में, फीमेल लाइट ब्राउन और गोल्डन्स, ठीक है? कलर इतना याद नहीं रखना है बट याद ज़रूर रखना है कि भई वेस्टर्न कैसा दिख रहा है हमें और ईस्टर्न कैसा दिख रहा है, ठीक है? उसी तरीके से हैबिटेट की बात करेंगे तो ये एंडेमिक है कहाँ पे? नॉर्थ इंडिया में। ईस्टर्न लोग गिवन की बात करेंगे तो ये अरुणाचल प्रदेश और कुछ पार्ट असम में भी मिलते हैं। वेस्टर्न की बात करेंगे तो ये असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम। तो वेस्टर्न की आबादी ज़्यादा फैली हुई है, क्लियर कट है? उसके बाद है हमारे पास, अब देखिए यहाँ स्पीड देके चल रहे हैं हम क्योंकि हमें ये हमें देखना होता है रफली, ठीक है? अब बात करते हैं हम आइवेरियन लाइन्स की, ठीक है? ये क्या है भई? तो अकॉर्डिंग टू द आईयूसीएन कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ द आइवेरियन लाइन्स हैज़ बीन इम्प्रूव्ड फ्रॉम द एंडेंजर्ड टू वल्नरेबल। तो ये एंडेंजर्ड से सॉरी ये इम्प्रूव हुआ है फ्रॉम एंडेंजर्ड टू वल्नरेबल के लिए, रिफ्लेक्टिंग सिग्निफिकेंट इंक्रीज इट्स पॉपुलेशन। कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये मतलब कहते हैं ना अकेला शिकारी है, ये नॉक्टर्नल है ना? इस तरीके से है एंड क्रीपस्कुलर may temporarily become the diarrheal during winter, live in small isolated meta population। यूरोपियन रैबिट की बात करेंगे तो लगभग 80 से 99% जो है वो डाइट है इनकी, ठीक है? अच्छा आगे बात करें हैबिटेट की तो ये एंडेमिक होता है कौन से में? इबेरियन पेनिनसुला, इसी के नाम पे इसको रखा गया है कुछ और ये साउथ वेस्टर्न स्पेन एंड सम पॉपुलेशन पुर्तगाल में पाया जाता है, ठीक है? अच्छा और ये वनरेबल है, ध्यान रखना है हमें, साइट्स के अपेंडिक्स फर्स्ट में है। अब हम बात करते हैं एवियन स्पीशीज़ की, तो इसमें मिलता है हमें जिप्स इंडिकस यानी कि इंडियन वेल्चर। तो अब ये न्यूज़ में क्यों है? तो मोयार वैली जो है वहाँ पे लोकेट हुए हैं मुदुमलाई टाइगर रिज़र्व तमिलनाडु में। इट इज़ द ओनली रीजन विद द लार्जेस्ट नेस्टिंग कॉलोनी ऑफ द जिप्स वल्चर इन द वाइल्ड्स। तो कुल मिला के यहाँ पे ये देखे गए। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें हम, सो यहाँ पे हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं एक्चुअली में वल्चर के क्या हैं। जैसे यू कैन सी दैट राइट, जैसे इनकी जो डार्क हेड होता है एंड नेक होती है डार्क, राइट? इस तरीके से एंड इसका व्हाइटिश फीदर होता है एंड पेल कलर, ठीक है? और ये कॉलोनियल नेस्टर्स हैं एंड ऑफ्टन सीन इन फॉरेस्ट। पॉपुलेशन जो है इनकी डिक्लाइन हो रही है, इसलिए न्यूज़ में थोड़ा-सा ये। हैबिटेट की बात करेंगे तो हैबिटेट स्पेशलाइज़्ड ओपन ग्रासलैंड्स एंड फाउंड होते हैं झारखंड, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। क्लियर कट है यहाँ पे? और ये उसमें भी आते हैं जो हम बात कर रहे थे 22 जो स्पीशीज़ को हम रिकवरी प्रोग्राम के अंडर लेके आ रहे हैं वो, और ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड में है और शेड्यूल फर्स्ट में है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। कंजर्वेशन मेजर की बात करेंगे तो वेनिंग ऑफ नॉन एस्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग डाइक्लोफेनेक, ठीक है? कीटोप्रोफेन फॉर द वेटरनरी यूज़। तो देखिए ये डाइक्लोफेनेक एक्चुअली में जो जैसे गाय-भैंस वगैरह बीमार पड़ जाती थी, तो उनमें ये इंजेक्शन लगाए जाते थे। तो उन इंजेक्शन से जब गाय-भैंस या मान के चलो वो बॉडी में रही और वो मर गए, डेथ हो गई उनकी, उसके बाद वल्चर अगर उनको खाते थे तो वो मर जाते थे, है ना? तो इस वजह से इनको बैन कर रखा है। वल्चर एक्शन प्लान 2020 से 25 में, ठीक है? अब बात करते हैं जैडन कॉरसस की, तो ये आता है आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के फर्स्ट में, शेड्यूल फर्स्ट में। क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ये भी 22 स्पीशीज़ के अंडर में रिकवर होता है। और जैडन्स क्रस्टर की बात करेंगे, हैज़ नॉट बीन विजुअली स्पॉटेड इन ओवर डिकेड्स, कई सालों से ये देखा नहीं गया है। ये नेचुरल है, ग्राउंड ड्वेलिंग ठीक है? बट्स फाउंड ओनली ईस्टर्न घाट में मिलता है। स्मॉल क्रिप्टिक प्लम्स फॉर द कैम्पेलिन्स इन इट्स स्क्रब्स हैबिटेट। हैबिटेट की बात करेंगे, ये कहाँ-कहाँ हमें देखने को मिलेगा? तो लंका मालेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि कड़पा आंध्र प्रदेश में पड़ती है, वहाँ देखने को मिलता है, ठीक है? तो अभी काफ़ी टाइम से ये देखने को नहीं मिला है और ये प्रेफर ड्राई स्क्रब फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड में देखने को मिलता है।
अब देखिए, यहाँ मैं थोड़ी स्पीड दे रहा हूँ, ये आप ये थोड़ा-सा देखना है हमें बस खाली, ठीक है? अब बात करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन अभी यूपीएससी में नहीं बनना है, मैं फिर बता दूँ आपको, देख लेना आप क्वेश्चन्स। ग्रेटर एडजस्टमेंट स्टॉक की बात करेंगे तो ये एक्चुअल में क्यों न्यूज़ में है। पूर्णिमा देवी वर्मान इन्होंने रिसीव करा है 2024 व्हाइटली गोल्ड अवार्ड्स यू कैन से दैट डब्ड ग्रीन ऑस्कर्स फॉर किसके लिए? कंजर्विंग ग्रेटर एडजस्ट स्टॉक्स यानी कि लैप्टोप्सिसिस के लिए। ये नियर थ्रेटेंड में है, वाइल्ड लाइफ शेड्यूल फर्स्ट में है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे तो ये हरजिला देन रेजिडेंस ओनली इन असम 80% इन बिहार ऑफ इंडिया एंड कंबोडिया में देखने को मिलते हैं। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्लाइंग बर्ड्स है इन द वर्ल्ड, ये देखना है आपको इस तरीके से। प्राइमरली ये स्कैवेंजर है, फीडिंग इन कैरियंस बट आल्सो कंज्यूम फिश, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियन, ठीक है। हैबिटेट की बात करेंगे तो ये हमें मिल जाते हैं इन हैबिटेट वेटलैंड्स, नेस्टिंग इन द टॉल ट्री विद द क्लोज्ड कैनोपीज एंड बैम्बू क्लम्प्स में मिलेंगे अराउंड द नेस्टिंग ट्रीज। अमूर फाल्कन की बात करेंगे तो ये लीस्ट कंसर्न में है, शेड्यूल फर्स्ट में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में। मणिपुर टैमलॉन्ग डिस्ट्रिक्ट इम्पोज अ बैन ऑन हंटिंग ऑफ अमूर फाल्कन्स। तो अभी मणिपुर का एक टैमलॉन्ग ये टोमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट है, इसने बंद कर रखा है कि भई हंटिंग नहीं हो सकती अमूर फाल्कन में, ठीक है? तो उसके लिए मैं थोड़ा इस प्रोनाउंसिएशन के लिए माफ़ी चाहूँगा। आगे बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक की, तो ये लोकली कोइम्पोनिया इन मणिपुर में जाना जाता है, माइग्रेटरी रैप्टर है, मेक वॉइस फ्रॉम द ब्रीडिंग ग्राउंड्स इन द रशिया एंड चाइना टू सदर्न अफ्रीका। 22 किलोमीटर की जर्नी तय करता है ये, लॉन्गेस्ट सी क्रॉसिंग ऑफ एनी रैप्टर्स। पासेस होता है थ्रू मणिपुर एंड नागालैंड, फीड करता है ऑन ए ड्रैगन फ्लाइज दैट फॉलो ए सिमिलर माइग्रेटरी पाथ ओवर द अरेबियन सी, राइट? अच्छा, आगे बात करते हैं एक्वाटिक में, तो जैसे हमें मिल जाता है यहाँ पे यूरेशियन ऑटर, ये नियर थ्रेटेंड में है, साइट्स की अपेंडिक्स फर्स्ट में है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल फर्स्ट में है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया में यूरेशियन ऑटर जो है, इसको रेडियो टैग करा गया सतपुरा टाइगर रिजर्व यानी कि एमपी में। कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे, थोड़ा-थोड़ा देख लेना है हमें बस। ये ब्राउन फार एडेप्टेड फॉर द एक्वाटिक लाइफ स्टाइल विद द वेब्ड फीट। और 2 टाइप के और ओटर जो इंडिया में फाउंड होते हैं, जैसे स्मूथ कोट ओटर्स या एशियन स्मॉल क्लाउड्स ओटर्स, ठीक है? ये फाउंड होता है यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका में, इंडिया में भी होता है। फाउंड होता है नॉर्थ ईस्ट एंड सदर्न रीजन्स में, राइट? आगे हमारे पास फिर मिलता है वैक्यूट। इसकी बात करते हैं वैक्यूटा की, तो ये कॉन्टेक्स्ट में अभी रिसेंट सर्वे हुआ है, रिवील करने के लिए और डिवास्टिंग करने के लिए कि डिक्लाइन हो रहा है पॉपुलेशन ऑफ द इंडेंजर्ड मरीन मैमल वैक्यूट, ठीक है? तो कुल मिला के ये भी डिक्लाइन हो रहा है, इसलिए न्यूज़ में है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड में है, साइट्स के अपेंडिक्स फर्स्ट में है। कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे तो स्मॉलेस्ट एंड नाउ मोस्ट एंडेंजर्ड स्पीशीज है ऑफ द सीटाcean ऑर्डर्स में, ठीक है? आगे बात करते हैं हैबिटेट की, तो ये एंडेमिक है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में, वेयर इट लाइव्स इन द शैलो वाटर बॉर्डिंग ऑफ कोरडो सेंचुरी। ब्लू व्हेल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ये तो जो चीज इंपॉर्टेंट है वहां रुकेंगे जरूर। इंडेंजर्ड साइट्स के अपेंडिक्स फर्स्ट में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 शेड्यूल फर्स्ट में। और ब्लू व्हेल हैव मेड ए कॉमबैक नियर द सेशलेस आफ्टर 60 ईयर्स। देखिए ये कॉमबैक हो रहा है लगभग 60 साल के रिकॉर्ड्स में देखेंगे तो। ये लार्जेस्ट और लाउडेस्ट एनिमल है ऑन द प्लैनेट्स। लाइफ स्पैन की बात करेंगे तो 80 से 90 साल है। और इसके यू कैन से दैट की बिहेवियर एस्पेक्ट्स की बात करेंगे तो समटाइम्स ये स्विम इन ए स्मॉल ग्रुप बट आर मोर ऑफन फाउंड इन अलोन और इन ए पेयर्स। डाइट्स की बात करेंगे तो ये फीड करता है ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिव ऑन क्रिल यानी कि मरीन क्रस्टोसियंस। हैबिटेट की बात करेंगे तो ये फाउंड होता है ऑल ओशियन एक्सेप्ट इन आर्कटिक ओशियंस। क्लियर कट है। आप रेप्टाइल्स एंड इंसेक्ट्स एंड एम्फीबियन की बात करेंगे तो नेप्टिस, फिलरिया, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। रेयर बटरफ्लाई स्पीसीज है ये, ठीक है? नेप्टिस फिलरिया, ये रिसेंटली डिस्कवर हुई है फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया में, ठीक है? कैरेक्टरिस्टिक की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ये डिस्कवर हुई है टेल वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है। ये कॉमनली जो है लॉन्ग स्टिक सेलर के नाम से जानी जाती है। इट हैज सेटेड विंग इन द रिच ब्राउनिश एंड ब्लैक, इतना सब नहीं याद रखना भाई हमें। ये फाउंड होती है ईस्ट एशिया में, ईस्टर्न साइबेरिया में, कोरिया, जापान, सेंट्रल एंड साउथ वेस्ट चाइना में, ठीक है? तो ये थोड़ा बहुत देख लेना हमें। हैबिटेट तो सबके सेम ही होते हैं कि ये एवरग्रीन फॉरेस्ट है एंड रिवराइन्स वेजिटेशंस एंड रॉकी स्ट्रीम्स, ठीक है? अब मिल जाता है हमें, हमारे पास है बटरफ्लाई सिकाड़ा। इसका क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपीएससी में अभी लास्ट 2024 में। इसको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, बहुत अच्छे से। और उसका क्वेश्चन मुझे श्योर था, मैं कह भी रहा था कि क्वेश्चन बनेगा। सिकाड़ा क्या है? आप देख लेना जाकर 2024 का क्वेश्चन। ये न्यू स्पीशीज ऑफ सिकाड़ा डिस्कवर्ड इन मेघालय, ठीक है? और क्वेश्चन पूछा था कि एक्चुअली में है क्या? तो आपको पता होना चाहिए था कि ये एक्वाटिक स्पीशीज है, ठीक है? It belonged to genus Vacurania and marked the first ever recorded for the this genus in the country. ये बटरफ्लाई सिकाड़ा है, ठीक है? और यू कैन से दैट ये इंक्रीज हो रही है टोटल नंबर ऑफ नो वैकुरना स्पीशीज टू 7, ठीक है? उसके बाद हमें मिलता है बम्बलीज। ये क्या है? तो रिसेंट रिसर्च ने हाईलाइट करा है बम्बली जो है वो रेजिलेंट हो रही है ना पेस्टिसाइड्स। ये अब ये भी एक मधुमक्खी टाइप की, तो थोड़ा बहुत देख लेना है आपको। जेनिस बैम्बूस एंड आर इम्पोर्टेंट पॉलिनेटर्स फॉर मैनी वाइल्ड फ्लावर्स के लिए। दे आर फजी इंसेक्ट है विद द स्वॉर्ड एंड स्टवी विंग्स होती हैं इनके, ठीक है? और ये लार्जर देन द हनी, ये थोड़ा-सा हमें याद रखना है। ये जो मधुमक्खी होती है उससे थोड़ा बड़ा होता है, बट दे डोंट प्रोड्यूस एज़ मच हनी, और ये हनी ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करता। अब देखिए हमारे लिए यूपीएससी में अगर क्वेश्चन बनेगा तो कैसे बनेगा, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। वेरी, वेरी इंपोर्टेंट। मैं यहाँ पे स्टार मार्क लगा दे रहा हूँ आपके लिए, ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं। और ये बुज पॉलिनेशंस के रूप में भी जाना जाता है, और ये यूज़ डांस अ मीन ऑफ ये फूड अलर्ट, ठीक है? ये डांस करता है, यू कैन सी दैट।
आगे बात करते हैं फिर हमारे पास सी एनेमोन की बात करेंगे तो थोड़ा-सा सी एनेमोन की बात करेंगे तो यहाँ पे साइंटिस्ट ने फाउंड करा है सी एनेमोन जो कि अगाची आइलैंड्स लक्षद्वीप में पड़ता है, ठीक है? ये ओशियन ड्वेलिंग मेंबर है ऑफ द किसका फाइलम सिंडेरिया का, ठीक है? आगे बात करेंगे ये सी एनेमोनिया की बात करेंगे तो ये प्रेडेटरी एनिमल ही है, मोस्ट स्पीशीज़ है और जो कि कोस्टल ट्रॉपिकल वाटर में पाया जाता है, ठीक? इतना देख लेना हमें। आगे हमारे पास है वेटिलिप्स चंद्रयानी इसके बारे में थोड़ा-सा हम बात करते हैं। तो एक न्यू स्पीशीज़ मरीन रीडिंग डिस्कवर द फ्रॉम द साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ तमिलनाडु जिसका नाम है वेटिलिप्स चंद्रयानी आफ्टर द चंद्रयान 3 इन 3 मानसून। तो देखिए उसी के नाम पे रखा गया है इसको वेटिलिप्स चंद्रयानी, ठीक है? और ये मिल कहाँ रही है तमिलनाडु में, थोड़ा-सा बस ये देख लेना हमें। आगे बात करते हैं हम सी कुकुम्बर, ये इम्पोर्टेंट है हमारे पास मतलब एक खीरा। तो ये वाइल्ड लाइफ शेड्यूल फर्स्ट के 1972 शेड्यूल फर्स्ट में है, राइट? और इसकी बात करेंगे फिर हम एज़ पर द न्यू रिसर्च repolluting sea cucumber can help recovery of the coral reefs तो ये कोरल रीफ को रिकवरी करने में थोड़ी हेल्प करता है इसलिए ये न्यूज़ में है। ये एक आप कह सकते हो इकोड्रम्स है जो कंटेन करता है स्टारफिश एंड सी अर्चिन्स को और इसको जेनिटर्स ऑफ द ट्रॉपिकल सी ओक के नाम से और जाना जाता है, ठीक है? ये थोड़ा-सा हमें देख लेना। आगे चलते हैं फिर हमारे पास प्लांट स्पीशीज़ तो इसमें सीवीड देखते हैं। तो आईसीआर ने यानी कि सेंट्रल मरीन फिशरीज़ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स इसने हैव बीन डिज़ाइन करा है सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर द सीवीड कल्टीवेशन के लिए। सीवीड मतलब पानी में उगने वाले वीड्स इसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये कॉमन नेम है वेरियस स्पीशीज़ फॉर द मरीन प्लांट्स एंड एल्गी का व्हिच ग्रो होता है ओशियन में एज़ वेल द रिवर एंड लेक्स में, ठीक है? ये थोड़ा-सा हमें देख लेना है। उसके बाद ये मल्टीसेलुलर एंड मैक्रोस्कोपिक ऑटोट्रॉप्स है जो ब्रॉडली क्लासिफाई होता है 3 ग्रुप्स में ग्रीन, ब्राउन्स एंड रेड्स, ठीक है? ये थोड़ा-सा हमें देखना है। तो आगे बात करते हैं फिर हमारे पास एक्वेरियम्स मेलासिस यानी कि अगरवुड। अगरवुड की बात करेंगे तो ये जो साइट्स है इसने अभी सीज़ करा है एक्सपोर्ट ऑफ अगरवुड फ्रॉम द इंडिया। मतलब इंडिया से हम इसको यू कैन से दैट एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, मूव टू बेनिफिट लाख्स ऑफ फार्मर्स, ठीक है? अबाउट एक्वेरिया मेलासियनेसिस की बात करें हम, तो ये एवरग्रीन ट्री है जो नेटिव है नॉर्थ ईस्ट इंडिया, बांग्लादेश, भूटान एंड पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया का एंड इज़ कंसिडर्ड ए प्रीशियस एरोमेटिक प्लांट है इन द रीजन्स। एरोमेटिक प्लांट ऑयल एंड चिप्स बोथ आर हाइली वैल्यूड इन द मार्केट, ठीक है? थोड़ा-थोड़ा देख के चलना है हमें। फिर है हमारे पास सिंथ्रिचिया कैनिवेरिस इसकी बात करेंगे हम, तो साइंटिस्ट ने अभी फाउंड करा है डेजर्ट मोस सिंथ्रिचिया कैनिवेरिस जो एबल होता है विद स्टैंड्स मार्स लाइक एनवायरमेंटल कंडीशंस के लिए। अगर हम इसके बारे में बात करेंगे तो ये वाइड स्प्रेड है सम ऑफ द अर्थ हार्नेस्ट लोकेशंस में जो कि अंटार्कटिका और मेजर डेजर्ट में पड़ती हैं। इट कुड बी फर्स्ट पॉसिबल पायोनियर स्पीशीज है कॉलोनाइजेशंस ऑफ मार्स की, राइट? अच्छा, आगे बात करते हैं फिर हमारे पास है सेमल ट्री हमने कई बार देखा होगा, सिल्क कॉटन ट्री बोलते हैं इसे हम। तो ये डिसअपियर होना है सेमल ट्री सदर्न राजस्थान से इसलिए न्यूज़ में है, क्रिएटिंग एडवर्स इफेक्ट ऑन द फॉरेस्ट एंड पीपल्स। तो सीमल ट्री के बारे में थोड़ा-सा देख लेते हैं। ये लार्ज डेसिडियस ट्री है, वेरी इंपोर्टेंट ये देखना है हमें, ठीक है? और ये आयुर्वेदिक मेडिसिन में भी इसका यूज़ होता है। क्लियर कट है? चलिए, आगे बात करते हैं फिर हमारे पास है मेस्पिटिस ओवलिनसेल्टा, ठीक है? तो ये क्यों न्यूज़ में है? तो अभी न्यू रिसर्च जो हुई है इसके बारे में, तो ये स्पीशीज़ जो है फ्रॉग फैन है, ये लार्जेस्ट जीनोम है किसी भी ऑर्गेनिज़्म का ऑन द अर्थ, ठीक है? इसके बारे में अगर हम बात करें तो 160 बिलियन बेस पेयर हैं इसके, ठीक है? और उसमें द यूनिट एंड मेक अप ए स्ट्रैंड ऑफ डीएनए आउटस्प्लिटिंग द ह्यूमन जीनोम बाय मोर देन 50 टाइम्स। ये थोड़ा-सा हमें देखना है। पाम ट्री वेरी इंपोर्टेंट फॉर अस इसको हमें देखना है। ओडिशा जो है वो प्लांट करेगा पाम ट्री को कॉम्बैट लाइटनिंग डेथ के लिए। पाम ट्री की बात करेंगे तो ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इकोसिस्टम में आता है। वैरायटी जो है पाम ट्री की कोकोनट ओil पाम एंड एरोनट्स एंड पाम ट्री की बात करेंगे तो ये स्टेट ट्री एनिमल्स है किसका तमिलनाडु का। ये एक नेचुरल कंडक्टर है ड्यूरिंग द लाइटिंग स्ट्राइक्स के लिए और ये प्रिवेंट करता है लॉस ऑफ लाइव्स को। मेल प्लाज्म जो ट्री पाम ट्री है वो प्रोड्यूस करता है ओनली फ्लावर्स व्हाइल फीमेल जो है वो प्रोड्यूस करता है फ्रूट के, ठीक है? बेनिफिट की बात करेंगे पाम लीफ जो है यूज्ड कंस्ट्रक्शंस मटेरियल फॉर फेंस बनाने के लिए, वॉल्स बनाने के लिए, रूफ्स बनाने के लिए। और अभी देखने होंगे ना आपने पाम ट्री को हम किस तरीके से छत बना लेते हैं हम उससे या फिर आप कह सकते हो फेंस बना ले सकते हैं और ये प्रोवाइड करता है एडिबल एंड नॉन एडिबल प्रोडक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट ये हम देख चुके हैं पहले ही, ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं कितना बचा है हमारा? लास्ट बस फिनिश है ये, राइट? ओके। सो अब हम बात करते हैं फिर हमारे पास है नीला कुरुंजी इसके बारे में थोड़ा-सा देख लेते हैं। तो अभी क्या हुआ है, ये इंक्लूड हुआ है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ऑफिशियल रेड लिस्ट में। ये थ्रेटेंड स्पीशीज है, वेरी इंपोर्टेंट फॉर अस अंडर द वल्नरेबल कैटेगरी, वेरी इंपोर्टेंट फॉर अस। तो आपको देखना है कि ये अभी वल्नरेबल कैटेगरी में यू कैन से दैट लिस्टेड हुआ है। क्या? नीलान कुरुंजी, बस इतना ही देखना है। यहाँ से क्वेश्चन बना तो यही बनेगा, ठीक है? और ये श्रब होता है, श्रब मतलब झाड़ी होती है और लगभग ये 12 साल के लिए होती है, ठीक है? ये थोड़ा-सा हमें देखना है। इसके मेन लोकेशन कहाँ है? वेस्टर्न घाट्स, नीलगिरी हिल्स, पालनी हिल्स एंड इरावली हिल्स एंड शिवरी हिल्स जो कि ईस्टर्न घाट में पड़ती है। और नीलगिरी की बात करेंगे तो ये ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है, ठीक है? पास ड्राइव फ्रॉम दी कलर्स ऑफ दीज़ फ्लावर्स तो इसके फ्लावर के नाम पे इसका नाम रखा गया। तो हमें बस ये देखना है कि किस कैटेगरी में ये शामिल हुआ है बस। वाटर स्पिनिच की बात करेंगे, ये क्या है? वाटर स्पिनिच नाउ रीच द डोर ऑफ द फार्मर विद द टेक्नोलॉजी डेवलप्ड बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ वेजिटेबल रिसर्च एंड आईवीआर।
स्पिनिच है क्या? ये नेटिव है ट्रॉपिक्स एंड सब ट्रॉपिक्स का और सेमी एक्वाटिक पेर्नियल प्लांट्स है। पेर्नियल मतलब बरसात होती रहती है एंड बिलीव्ड टू हैव द फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड इन साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है? अब इसमें क्या-क्या होता है देखिए फॉलिक एसिड है, विटामिन बी9 है, कैल्शियम है और बीटा कैरोटीन है, विटामिन ई एंड सी है, ये सब कुछ होता है किसमें? वाटर स्पिनिच में, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा हमें देखना है और इसमें आयरन भी होता है, क्लियर कट है? अच्छा और ये प्रिवेंट करता है न्यूरल ट्यूब्स डिफेक्ट इन अनबोर्न चिल्ड्रंस में, ठीक है? और ये हैज़ अ ग्रेट पोटेंशियल एज़ ए प्यूरीफायर ऑफ द एक्वाटिक हैबिटेट। क्लियर कट है? तो ये देखा होगा आपने, स्टेप से होता है। आगे मिलता है अश्वगंधा, ये वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार हमने पढ़ा होगा, जिसे हम बिदनिया सोमनीफेरा बोलते हैं। तो उसके बारे में देखते हैं। अश्वगंधा इज ग्रोइंग इन पॉपुलरिटी बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड्स। तो अश्वगंधा एक्चुअली में इंडिया में तो है ही पॉपुलर, बट अब्रॉड में भी ये फेमस हो रहा है। तो एवरग्रीन श्रब है, मतलब एक झाड़ी है ये इंडिया, अफ्रीका एंड मिडिल ईस्ट में फाउंड होता है और ये मेडिसिन प्लांट्स के रूप में होता है। आपने कई बार देखा होगा, बाबा रामदेव या कोई भी जो है इसका प्रचार कर रहे होते हैं, ठीक है, राइट? और ये बायो एक्टिव कंपाउंड्स हैं, ठीक है, जो कंटेन करता है, जिसमें आपके बीटानोड्स है जो एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी ऑक्सीडेंट इफेक्ट्स को रखते हैं। और ये सप्लीमेंट है, आर ऑफ्टन प्रमोट दी स्ट्रेस एंड एंजाइटी, स्लीप, मेल इनफर्टिलिटी एंड एथलीट्स परफॉर्मेंस। तो ये सब के लिए हम इसे यूज करते हैं अश्वगंधा को। कई बार सुना होगा ना कि कोई एथलीट कह रहा है कि भाई मैं इसको खाता जाता हूँ अश्वगंधा का, या फिर शतावरी वगैरह है। आगे हमारे पास आरोग्य पाच्चा, इसके बारे में बात करेंगे तो ये ट्राइचिस जेलिनेसिस के नाम से भी जाना जाता है। ये एंडेमिक है, ठीक है, अगस्त्य हिल्स में, जो कि केरला में पड़ती है, और ये यूज होता है बाय द लोकल कानी ट्राइब्स के द्वारा एज ए हेल्थ फूड फॉर गेटिंग स्ट्रेंथ, स्टेमिंग एवरग्रीन हेल्थ एंड विटालिटी के लिए। अगर हम ये थोड़ी सी पहले से आपको लोकेशन देख लेनी है। आरोग्य पच्चा की अगर हम बात करेंगे तो ये टर्म कैसे हुआ है? द ग्रेट दैट गिव्स स्ट्रेंथ, ठीक है। आरोग्य पच्चा जो है वो स्मॉल मेडिसिनल प्लांट है, जो कि स्लेंडर ट्रिस्टन एंड थिक लीव्स में पाया जाता है। इट ग्रो इन सेट नियर द बैंक्स ऑफ द स्ट्रीम्स एंड रिवैल्यूट्स, ठीक है। मेडिसिन प्रॉपर्टी के लिए इसका यूज होता है, तो ये थोड़ा-थोड़ा हमें देख लेना है। आगे है हमारे पास गुआव ट्री, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो ग्लोबल सोसाइटी जो है वो प्रिजर्व करने की बात कर रही है गुआव्स एंड मैंग्रोव, ठीक है, उनको। इसके लिए उन्होंने रेजुवेटेड बोआज ट्री एक प्रोग्राम करके चलाया है। बोआज ट्रीज की बात करेंगे तो ये लॉन्ग लाइफ डेसिडियस है और ये स्मॉल टू लार्ज ट्री है, जो लगभग 20 से 100 फुट तक जाता है और ये अफ्रीका, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। क्लियर कट है? चलिए, सो देखिए, यहाँ पे मैंने स्पीड दी थी, इसका कारण था कि भई हमें ये भी देखना था कि क्या चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और क्या नहीं है। बाद बाकी एमसीक्यू हमारे मैच हो रहे थे, वहाँ हमने ज़रूर किया था। फिर हमने कंप्लीटली एनवायरनमेंट फिनिश कर ली है और मैं आपको एक चीज़ और दे दूँ कि जानकारी दे दूँ इस चीज़ की कि आपको क्या करना है कि 1 आवर के शेड्यूल में ही आप इसे फिनिश करें, प्लीज़। आप ये ना सोचें कि मैं यार 1 दिन में इसे फिनिश कर लूँगा। देखिए, मैं श्योर हूँ, क्योंकि मेरा लास्ट का एक्सपीरियंस है। 1 डे में जो सोचते हैं ना या 2 डेज़ में सोचते हैं मैं फिनिश कर लूँगा, तो डेफिनिटली है उनका सीसेट या फिर स्टैटिक पोर्शन 101% डिस्टर्ब होता है। फिर वो उस तरीके से स्टार्ट नहीं कर पाते जिस तरीके से उनका रिदम चल रहा था, या फिर मेंस भी, ठीक है? तो आप उनको ज़रूर देखते रहें, अपना सीसेट एंड मेंस एंड देन यू कैन सी द स्टैटिक पोर्शन, और 1 घंटे के शेड्यूल में इसको फिनिश करें। तो थैंक यू सो मच। देखिए, मैं वीडियो बनाने पे लगा हूँ। व्यूज़, सब्सक्राइब मेरे कम आ रहे हैं, डज़न्ट मैटर, बट मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, तो उसे आप ज़रूर जवाब दें उसका। ऐसी बात नहीं है, 1-2 लोग जो देख रहे हैं सफिशिएंट है। क्योंकि यहाँ पे बात ये है कि आपको वैलिड तरीके से क्या मिल रहा है जो आपके एग्ज़ाम में काम आने वाला है। अगर मेरी लास्ट वीडियो आप जाके देखेंगे, हालाँकि मैंने वो वीडियो नहीं बना पाई, कि कई क्वेश्चन देखेंगे जो मैंने करंट में कराए थे। श्योर था मैंने बोला भी था कि ये क्वेश्चन बनेंगे। क्योंकि मेरा लास्ट लगभग 5 टू 10 ईयर का मेरा एक्सपीरियंस है इस तरीके से, यू कैन से दैट पेपर एनालिसिस का। सो मैं पेपर भी लेके आऊँगा आपके लिए, पीवाईक्यू, इस तरीके से मैं एनालिसिस करके उनको आगे बढ़ेंगे। सो प्लीज़ आप सपोर्ट करते रहें मेरे को थोड़ा-सा, जिससे कि मेरा मोटिवेशन बना रहे। थैंक यू सो मच।